सो ये वीडियो हमारे सर्वलेट क्रैश कोर्स का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया था काफ़ी पॉइंट्स सर्वलेट के। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिएगा। इस वीडियो में बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सेशन मैनेजमेंट हो गया, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड जो हमने फीडबैक ऐप बोला था पिछले वीडियो के अंदर, वो सब चीज़ हम लोग बनाएंगे और अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो ये सर्वलेट का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम बची हुई चीज़ कवर कर रहे होंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का लाइक एम भी रखते हैं हम लोग 1000 लाइक और कमेंट एम रखते हैं 100 कमेंट। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो कैसे लगी, और ऐसे वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इतना चीज़ हम लोगों ने कवर अप कर लिया है अपने पिछले वीडियो के अंदर कि हम एक फीडबैक ऐप बना सके, मतलब हम यूज़र से फीडबैक लेना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, अब हम लोग डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट के साथ काम कर चुके हैं, चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब मेवन प्रोजेक्ट को बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे फीडबैक ऐप का। तो सबसे पहले फीडबैक बनाते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें समझना पड़ेगा फीडबैक ऐप में हमें बनाना क्या है। तो पिछला पार्ट ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हो पार्ट 1, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो। अब जो ये वीडियो करंट वीडियो में है, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसके आगे का पार्ट है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो ज़रूर देख लो। सो हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमें बनाना क्या है फीडबैक में। फीडबैक में हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। ये हमारा पेज है एंड इस पेज में हम लोग करेंगे क्या भाई, इस पेज पे हम लोग एक फॉर्म दिखाएंगे फीडबैक को लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फीडबैक होगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, लेट्स सी 100% कर दें, इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, सो इसको इधर ले आओ। यस, ये हमारा फीडबैक पेज है जहाँ पे हमें एक फॉर्म दिखेगा, उसके अंदर क्या क्या दिखेगा देख लीजिए। तो हम लोग बेसिकली करने वाले बहुत सिंपल सा फॉर्म बनाने वाले, बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म बनाने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैंसी नहीं। ये हमारा फीडबैक पेज है। अब इस पेज को आप HTML से बना सकते हो, फीडबैक पेज है, तो इतना बड़ा काहे को लिख रहा है, ठीक है। ये हमारा फीडबैक पेज है, फीडबैक पेज। इसको हम बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम .jsp यूज़ कर सकते हैं। JSP के फ़ायदा है कि JSP के अंदर आप जावा भी लिख सकते हो एंड या फिर आप चाहो तो आप HTML पे सिंपल बना सकते हो, ठीक है। एंड इसके अंदर हम फॉर्म दिखाएंगे। तो फॉर्म में हम यूज़र की ईमेल आईडी लेंगे, ईमेल एंड यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, ये नंबर होगा कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन उसका मैसेज लेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेना है तो कैसे ले सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली अ मैसेज। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एक सबमिट का बटन बना सकते हो कि सबमिट करेगा। अब हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा हमें उठा करके ले जाना है एक सर्वलेट पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्वलेट होगा, सर्वर पे सर्वलेट, एंड ये फीडबैक सर्वलेट क्या करेगा, इस पूरे डेटा को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद जो भी प्रोसेस करना होगा ये प्रोसेस करेगा। और फिर अगर इसके पास डेटाबेस एक्सेस है तो ये डेटाबेस में डेटा को सेव कर देगा एंड देन ये रेस्पॉन्स दे देगा कि आपका सारा डेटा एक्चुअली सेव हो चुका है। दैट मीन्स फीडबैक आपका सबमिट हो चुका है। ये मैसेज यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि बात को समझने की कोशिश करिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डेटा बेस में डेटा सेव करा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एक सर्वलेट बना करके डेटा दिखा भी सकते हो, सर्वलेट बना के डेटा को दिखा सकते हो। सर्वलेट डेटा से डेटाबेस से डेटा फेच भी कर सकता है एंड देन एज अ रेस्पॉन्स डेटा भेज सकता है HTML को जनरेट करके। तो वो चीज़ भी मैं आपको कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले ये फॉर्म बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ समझाने वाली। ये फॉर्म हम बूटस्ट्रैप से बना लेते हैं, बहुत तगड़ी चीज़ आपको समझाने वाला। चलो भाई हम लोग आते हैं अपने कोड के अंदर एंड ये वेब ट्यूट है, इसको हम लोग अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। हम लोग चलते हैं बनाते हैं नया प्रोजेक्ट। तो हम आ जाएंगे फाइल पे, न्यू पे, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट मेवन प्रोजेक्ट इस बार बनाऊंगा। और मेवन प्रोजेक्ट में आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले बनाना का है सर्वलेट ट्यूट, ठीक है, हम नेक्स्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे जब आप न्यू मेवन प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट आर्क टाइप आएगी तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप समझिएगा एंड देन सेलेक्ट करिएगा। सबसे पहले कैटलॉग को आप इंटरनल चूज कर लीजिए, देन आप यहाँ पे देखिए अपने आप से क्विक स्टार्ट सेलेक्टेड होगा। आप नीचे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेवन आर्क टाइप वेब ऐप, इसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आप com.web या com.feedback एंड यहाँ पे हम डालेंगे feedback अंडरस्कोर ऐप। उसके बाद पैकेज मैं दूंगा com.feedback.app। उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली फिनिश पे क्लिक कर सकते हो। एक चीज़ मैं बैक जाके और देखूंगा क्या हमारे पास यहाँ पे वेब मॉड्यूल 6 सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हम लोग ने अपने पिछले वीडियो के अंदर किया था। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक हमारे पास कोई ऑप्शन है एडवांस में। ना ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट पे जाएंगे, एग्जैक्टली नेक्स्ट, एंड कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे, फिर हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देखो बिल्डिंग हो रहा है,
एग्जैक्टली अगर ये कुछ पूछता है तो हम आंसर देंगे भाई, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यस, ये पूछा है क्या आप इसे जनरेट करना चाह रहा हूँ मैं, यस वाई लिख के एंटर कर दूंगा और आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा फीडबैक ऐप। सो आई एम वेटिंग, ये रहा फीडबैक ऐप, इसको ओपन करेंगे एंड एग्जैक्टली आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही थी। जावा रिसोर्सेज को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे जावा रिसोर्सेज मिल रहा है, बट यहाँ पे /main/src/main/java नहीं मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहा है। रिसोर्सेज के अंदर हम काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। एनोटेशंस वगैरह मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। एंड रिसोर्सेज में देखें तो हमारे पास वेब ऐप मिल रहा है, वेब ऐप में index.jsp मिल रहा है एंड देन हमारे पास web.xml मिल रहा है। web.xml वही है हमारे पास वेब ऐप है, जैसा हम लोग देखते आ रहे थे। तो दिस इज़ अवर वेब ऐप, इसके अंदर हमारे वेब ऐप का नाम है। चाहेंगे तो हम यहाँ पे सर्वलेट वगैरह की मैपिंग कर सकते हैं। index.jsp पे देखेंगे तो एरर आ रही है, इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना सर्वर रन टाइम ऐड करेंगे, उससे पहले हम सर्वलेट की API ऐड कर देते हैं। pom.xml ओपन करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज में हम सर्वलेट की API ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम चलेंगे यहाँ पे एंड हम लिखेंगे सर्वलेट या जकार्ता सर्वलेट API और लास्ट में मैं लिख दूंगा, क्योंकि डिपेंडेंसीज को कुछ ऐसा ऐड करते हैं हम लोग pom.xml में। ये देखिए, तो मैं 6 वाली यूज़ करूँगा, ठीक है, 6 यूज़ करते हैं एंड 6 वाली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आएंगे एंड डिपेंडेंसीज में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड हमारा प्रोजेक्ट अपने आप से रीलोड हो जाएगा, तो आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी अलग से करने की कोई नॉट इवन अ सिंगल थिंग आपको करने की जरूरत नहीं। प्रोजेक्ट रीलोड हो जाएगा। बाई चांस अगर प्रोजेक्ट रीलोड नहीं होता है, इन दैट केस आप क्या करिएगा, आप प्रोजेक्ट पे चले जाइएगा और यहाँ पे अपडेट मेवन प्रोजेक्ट है, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिएगा और देन ओके कर दिएगा, ये अपने आप से अपडेट कर देगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे, फीडबैक ऐप पे, आई थिंक स्पेलिंग गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं, फीडबैक ऐप पे राइट क्लिक करोगे, बिल्ड पाथ पे जाओगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आप लाइब्रेरीज पे जाओगे। लाइब्रेरीज में यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अपने सर्वर का रन टाइम इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली, तो हम यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, सर्वर रन टाइम पे क्लिक करेंगे एंड देन अपनी लाइब्रेरी अपाचे टॉमकैट वर्जन 10.1 सेलेक्ट कर लेंगे, देन फिनिश कर देंगे एंड देन फिनिश कर देंगे एंड देन फिनिश कर देंगे। इतना करने के बाद भी आपको एरर दिखेगी यहाँ पे और ये कहेगा कि एक्चुअली आपका जो वेब मॉड्यूल है 6 पे सेट नहीं है, तो इसीलिए अगर इस पे ले जाओ तो ये कह रहा है कि javax.servlet.http सर्वलेट डायनेमिक वेब मॉड्यूल अभी भी हमारे पास 2.3 है, 6 नहीं है, ठीक है। तो अगर हम राइट क्लिक करते हैं और रन एज पे जाते हैं तो आपको दिखेगा रन ऑन सर्वर, तो ऑप्शन आ रहा है, बट एरर ये नहीं जा रही। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ पे आइए। इन दैट केस आप चूज़ करिए यहाँ पे ऑप्शन जिसका नाम है जावा कोड कंपाइलर, यहाँ पे एक फेसेट का ऑप्शन, प्रोजेक्ट फेसेट्स पे आइए और यहाँ पे आप चूज़ करिए फेसेट्स डायनेमिक वेब मॉड्यूल में आप इसको चूज़ करिए 6, क्योंकि हमारे सर्वलेट API 6 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जावा का, जावा हम 21 यूज़ कर रहे हैं तो जावा 21 यूज़ करेंगे एंड रन टाइम पे हम अपना टॉमकैट का रन टाइम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर से चेक करिए डायनेमिक वेब मॉड्यूल 6.0 याद करेगा वो टेबल जो हमने पिछले वीडियो में आपको समझाई थी, तो ये वर्जन कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए भाई, अगर वर्जन कॉम्पेटेबिलिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ आई थिंक आप भी समझ रहे होगे, ओके। देन उसके बाद आप क्या करिए, अप्लाई कर दिए एंड अप्लाई करने के बाद आप क्या कर दिए, एक बार अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर दिए एंड यस रीबिल्ड कर लीजिए अगर रीबिल्ड हो रहा है तो एग्जैक्टली एंड अगेन फिर से मेन पे जाएंगे, फिर से वेब पे जाएंगे, index.html पे फिर से जाते हैं यार। आई थिंक फेसेट्स तो अब हमने चेंज कर दिया, प्रॉब्लम चली जानी चाहिए थे, वह दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में फेसेट्स में हमारा 6 है, 21 है, ठीक है, रन टाइम है, ओके। सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर लेते हैं, आई थिंक क्लीन और बिल्ड कर लेते हैं हम लोग, क्लीन करते हैं सबसे पहले। ये चीज़ें कभी कभी आपको करनी पड़ सकती हैं एंड देन एक बार अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं, एरर चली जानी चाहिए थी बट आई डोंट नो, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, एक बार हम अपने इक्लिप्स को बंद करके दोबारा से चलाते हैं। मैंने बंद कर दिया इक्लिप्स एंड मैंने दोबारा से इक्लिप्स को ओपन कर दिया, लेट्स सी, ये बंद कर दो भाई, इसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इक्लिप्स को दोबारा से चलाया, वेट कर लेते हैं जब तक स्टार्ट हो रहा है इक्लिप्स एंड वर्क स्पेस चूज़ कर लेते हैं। वेब मॉड्यूल का प्रॉब्लम आ रहा था वेब मॉड्यूल का, तो वेब मॉड्यूल हम लोग चेंज करके 6 कर दिया था, अगर नहीं हुआ तो कुछ और हेल्प लेंगे, ठीक है। वेब मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट पुराना सेट था आई थिंक, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही हुई, कोई इशू नहीं। और एग्जैक्टली अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, टॉमकैट ही सेलेक्ट करता हूँ, ओके। अगेन मैंने चेंज किया है दोबारा से एंड लेट्स सी, इस केस में भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम यही कह रहा है कि जावा वेब मॉड्यूल की ही प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सो अगर आप प्रोग्राम को रन करोगे तो प्रोग्राम चलेगा, बट डिफ़ॉल्ट सुपर क्लास आपका ये रहा है, बट हमें वेब मॉड्यूल
3 की बजाय हमें वेब मॉड्यूल चाहिए 6, जो हम लोगों ने अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट्स में किया था। वेब ट्यूट के अंदर अगर आप देखोगे, जाओगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्रोजेक्ट फैसेट्स के अंदर, तो आप देखो हमारे पास जावा वेब मॉड्यूल 6 था और जावा का वर्जन 22 सेलेक्टेड है। सो लेट्स सी 22 करके देखते हैं हम लोग। एक बार हम आते हैं यहाँ पे एंड 6 है जावा जो है। लेट्स सी हम इसको 22 करके देखते हैं। एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पे 22 किया 6 के साथ 22। एक बार हम यहाँ पे चलते हैं और दोबारा से चेक करते हैं। एक बार हम टॉम कैट पे चलते हैं और एक बार चेक कर लो यहाँ पे अगेन। सर्वलेट API 6 यूज़ कर रहे थे हम लोग, तो जावा 11 और चल जाना चाहिए था, बट प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको ध्यान क्या देना है, जब भी ऐसी वेब मॉड्यूल की प्रॉब्लम आएगी मेबन प्रोजेक्ट में, तो आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चले जाइएगा एंड देन आप प्रोजेक्ट फैसेट्स में और डायनेमिक वेब मॉड्यूल 6 मैंने कर दिया और जावा का वर्जन 22 कर दिया। तो आप 21 के साथ ट्राई कर रहा था मैं, बट नहीं हो रहा था, 22 वर्क कर दीजिएगा एंड देन अप्लाई कर दीजिएगा और सर्वर रन टाइप पे अपना रन टाइप चूज़ करके अप्लाई ओके कर दीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी एंड ये प्रॉब्लम आएगी आपको जावा जब आप मेवन प्रोजेक्ट बनाओगे तभी। सो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। सो लेट्स सी आ जाते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सेटअप कर लेते हैं। ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज में मैं यूज़ करता हूँ बूटस्ट्रैप। आ जाते हैं यहाँ पे एंड लेट्स सी बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप हमें CSS की पूरी लाइब्रेरी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप की या फिर आपको टेलविंड की, तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। सो अब हम लोग सिंपली डॉक पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, एक एक करके आप यूज़ कर सकते हो और बना सकते हो। तो हमें CDN यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पेज कॉपी कर लेते हैं सिंपली। ये हमारा एक कह सकते हो स्टार्टर टेम्पलेट था, पेस्ट करेंगे एंड अब हम लोग सिंपली रन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो हम प्रोजेक्ट अच्छा इसको रीनेम करने का ट्राई करते हैं। फीडबैक के मिस हो गया था, तो राइट क्लिक कर दें, रीफैक्टर पे चलते हैं, रीनेम कर देते हैं, फीडबैक का के लगा देते हैं, ओके कर लेते हैं। यू विल सी कि हमारा यस ऐप रीनेम हो चुका है। अब हम लोग राइट क्लिक करके रन एस ऑन सर्वर पे क्लिक करके रन कर लेते हैं भाई एंड अपना सर्वर चूज़ कर लेते हैं और नेक्स्ट एंड फिनिश कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि हमारा होम पेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है एंड हियर वी गो। आई थिंक हमारा होम पेज चल चुका है और लेट्स सी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है हमारा, ये रहा। इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं एंड यस। तो ये हमारा फीडबैक ऐप का होम पेज है index.jsp एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पूरा जो ये हेडिंग आ रही है वो बूटस्ट्रैप की हेडिंग है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं काम करना, अपना कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ CSS को लिंक करने की चीज़ें अलग रखनी है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। वेब से रिलेटेड थोड़ा काम करना पड़ेगा, वैसी बात हमें काफ़ी। तो वेब ऐप में आते हैं, यहाँ पे हम कुछ फोल्डर्स बना लेते हैं। एक फ़ोल्डर CSS के लिए बनाते हैं अगर हमें कोई कस्टम CSS लिखना हुआ। एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं JS का, अगर हमें कोई अपना कोई ऐप नहीं खुद की जावास्क्रिप्ट लिखनी हुई। एक फ़ोल्डर इमेजेस की बना लेते हैं, अगर हमें खुद का कोई इमेज या खुद का कुछ रखना होगा तो हम इमेजेस नाम की एक फ़ोल्डर बना लेंगे। एंड एक बना लेंगे हम कंपोनेंट्स का, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो हमें इंक्लूड करने वो हम रखेंगे इधर उधर। तो हम कहेंगे CMP कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जैसे हमें लिंक्स, हमें सारी लिंक्स इंक्लूड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे अपनी JSP फाइल लिंक्स नाम से, लिंक्स नाम से। एंड इस लिंक्स नाम के अंदर हम सारी चीज़ें रखेंगे। जैसे कोई लिंक हमें इंक्लूड करनी है तो हम यहाँ पे लिंक, ठीक है। अब लिंक में हमें सबसे पहले चाहिए होगा वही चीज़, अपना कॉन्टेक्स्ट पाथ जो मैंने बता रखा है, application डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ एंड देन /css/style.css। तो style.css हम बना लेते हैं अपने CSS के अंदर। राइट क्लिक करो, यहाँ एक फ़ाइल बना लो style.css फाइल एंड बस हम लोग टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बॉडी का जो बैकग्राउंड कर देते हैं उसको हम लोग रेड कर देते हैं। एंड इस लिंक्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं अपने, या इस लिंक को भी हम उधर ही डाल देते हैं। बूटस्ट्रैप की लिंक है, इसको भी हम links.jsp के अंदर ही डाल देते हैं। बूटस्ट्रैप की लिंक भी यहाँ डाल देते हैं, इसके अंदर सारी लिंक्स ही रखने वाले हैं एक्चुअली हम, ठीक है। तो ये लिंक हो गई एंड देन फाइनली हम लोग टाइटल के जस्ट नीचे अपनी लिंक को इंक्लूड कर दें। तो हम यूज़ करेंगे एग्जैक्टली पेज डायरेक्टिव इंक्लूड, और इंक्लूड में बता देंगे फाइल जो हमें इंक्लूड करनी है वो इंक्लूड करनी है CMP के अंदर रखी हुई फाइल /links.jsp फाइल। लेट्स सी, ठीक है। सो आई थिंक मिल नहीं रही फाइल COMP, ठीक तो था, ठीक था। ये कह रहा है कि वॉज नॉट फाउंड एक्सपेक्टेड पाथ SRC में वेब ऐप के अंदर फाइल नहीं मिल रही इसको। ओके, सो लेट्स सी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मैंने सोचा था अलग कर लेंगे हम अपने कंपोनेंट्स को,
बट लिंक्स डॉट JSP ठीक तो है यार। एक बार हम इसको वेब ऐप के अंदर मूव करते हैं ज़रा और इसको हटा देते हैं ज़रा। ओके, सो लिंक्स इस केस में मिल रही है, और अगर हम इसको कंपोनेंट के अंदर मूव कर देते हैं तो इस केस में हमें लिंक cmp/ नहीं मिल रही। और तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपने JSP फाइल को उसी वेब ऐप्स के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट्स को आप अभी के लिए इसको हटा दो। जितने भी लिंक्स आएंगी वो हमारे सारे इसी लिंक्स डॉट JSP पेज के अंदर आ जाएगी। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। एग्जैक्टली हमारा रेड हो चुका है, इसका मतलब हमारे लिंक्स चल चुके हैं। सेम हम क्या करेंगे, एक और फाइल बना लेंगे स्क्रिप्ट्स का। तो हम न्यू पे चलते हैं और एक JS फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। नहीं, एक स्क्रिप्ट्स डॉट JSP फाइल ही बनाएंगे। स्क्रिप्ट्स डॉट JSP फाइल बनाएंगे जिसके अंदर स्क्रिप्ट सारी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नॉर्मल स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट JS एक है हमारे पास, जिसके अंदर मैं लिख दिया कंसोल डॉट लॉग फाइल लोडेड। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपने स्क्रिप्ट्स में अंदर जाते हैं और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इंक्लूड src और src के अंदर हम लोग पहले तो यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट पाथ एप्लीकेशन डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ एंड देन हम लगा देंगे /JS के अंदर स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ फाइल, ठीक है। सो JS स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल में कुछ एरर आ रही है एंड आई थिंक एक काम करते हैं, हम लोग इस फाइल को डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट कर दो, दोबारा से बनाते हैं और इस बार न्यू JSP फाइल पे चलेंगे एंड देन स्क्रिप्ट डॉट JSP एंड देन यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। दिक्कत हो रही है यार, आई थिंक क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक टैग मिस हो गया था क्या, हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली स्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट JSP के अंदर स्क्रिप्ट्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ और इस स्क्रिप्ट को भी आप डाल दीजिए अपने इसी वाली फाइल में, स्क्रिप्ट डॉट JSP के जस्ट इसके ऊपर डाल दीजिए। और हम क्या करते हैं, अपने इंडेक्स डॉट JSP के अंदर इसको इंक्लूड करने वाले, इंडेक्स डॉट JSP के अंदर इंक्लूड करने वाले यहाँ पे। तो अगेन हम लिखेंगे %@include और फाइल में हमें स्क्रिप्ट डॉट JSP, तो हमारी फाइल यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगी। और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ओपन कर लो, रिफ्रेश कर लो, यस फाइल लोडेड, दैट मीन्स इंक्लूड हो चुकी है। तो अब हम कोई फाइल बनाएंगे तो हमें ये बेसिक अपना स्ट्रक्चर रखना होगा। जैसे हमें एक हेडर बनाना है तो हम यहाँ पे जाते हैं और एक हेडर बना लेते हैं, एक फाइल हेडर डॉट JSP और इस हेडर को हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने इंडेक्स डॉट JSP के यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं %include @ के बाद लगता है इंक्लूड और हम फाइल में इंक्लूड कर लेंगे हेडर डॉट JSP फाइल, ठीक है। अब हेडर के अंदर हम वो हेडर का कोड लिख देंगे, वो मिलेगा कहाँ से, वो हम बूटस्ट्रैप से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे सर्च करेंगे navbar और navbar, ठीक है। सो ये रहा हमारा navbar। इस navbar को एज अ हेडर हम काम करा सकते हैं। बाकी अलग अलग तरीके के navbars हैं, आप navbar के अंदर फॉर्म कैसे लगाना है, कलर स्कीम्स कैसे डिसाइड करनी है, ठीक है। कंटेनर्स स्क्रॉलिंग वगैरह अगर आपको देखना है तो वो चीज़ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। रेस्पॉन्सिव बिहेवियर इसका कैसे हैंडल करना है वो चीज़ भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल ये वाला लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ ओके, सो आई विल कॉपी दिस एंड हम अपने हेडर में इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने कोड के अंदर, अपने आउटपुट के अंदर, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। आपको यहाँ पे एक हेडर देखने को मिलेगा और बड़ी स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसा हेडर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपके पास नैपबार है, लिंक है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है, सर्च बॉक्स है एंड देन यहाँ पे एक बटन है। और इस बैकग्राउंड जो रेड है इसको हम हटा देते हैं, तो अपने CSS वाली फाइल के अंदर आएंगे और ये बैकग्राउंड को हटा देंगे, इसका कोई अभी के लिए कोई सेंस नहीं है। तो ये बैकग्राउंड अपने आप से हट जाएगा हमारा, ठीक है। जब हमारा फाइल रीलोड हो जाएगी तो ये हट जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि भैया हम अब नैपबार कैसा यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप कलर स्कीम्स देखो, यहाँ पे कलर स्कीम्स अलग अलग यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, BG डार्क, बॉर्डर बॉटम, देन बॉर्डर बॉडी एंड BS थीम, डेटा BS थीम डार्क यूज़ कर सकते हो। तो ये BG डार्क से हम इसको डार्क बना सकते हैं, BG प्राइमरी से हम प्राइमरी बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ब्लैक चाहिए तो हम यहाँ पे आकर के और अपने हेडर के अंदर हाँ यूज़ कर सकते हैं BG डार्क। साथ ही साथ में मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे डेटा BS थीम हम कौन सा यूज़ करेंगे, डार्क। जैसे टेक्स्ट इसका वाइट हो जाए तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यूज़ करेंगे हम डेटा BS थीम डार्क एंड दैट्स इट। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं इस केस में तो आपका देखो
डार्क हो चुका है। उसके बाद आप इसको में कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे ये हमारा नैप बार लिखा है जो ब्रांड है, तो हम यहाँ पे कहेंगे फीडबैक एप्लीकेशन, तो अब फीडबैक एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। देन आपको होम चाहिए तो होम, देन हमें कहेंगे प्रोवाइड या अबाउट दे देते हैं। ड्रॉप डाउन हमें नहीं चाहिए तो ये वाली LI आप हटा दीजिए, इस LI को मैं हटा दूंगा, ठीक है। सर्विसेज डाल देते हैं, सर्च को रहने देते हैं, सर्च की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आउटलाइन जो है ये BTN आउटलाइन सक्सेस है ना, BTN आउटलाइन सक्सेस की जगह हम कर देते हैं लाइट। इतना मैंने चेंज किया है। यहाँ पे आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं आपको, यस यहाँ पे देखो फीडबैक एप्लीकेशन आ चुका है, देन होम आ चुका है, अबाउट आ चुका है, सर्विसेज आ चुका है, एंड यहाँ पे सर्च आ रहा है। देन ये देखिए सर्च आ रहा है, जो ग्रीन आ रहा था वो वाइट आया क्योंकि हमने VS थीम लाइट कर दिया। बाकी ये रेस्पॉन्सिव भी होगा, एग्जैक्टली ये रेस्पॉन्सिव भी है। तो ये सिंपल सा थीम बन चुका है। बाकी हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे। तो हम बॉडी का ही बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। यहाँ पे CSS में आते हैं एंड बॉडी का बैकग्राउंड और मटेरियलाइज CSS से ले लो यार बैकग्राउंड। चाहे यहाँ पे भी कलर्स देखते हैं क्या, कलर्स कुछ कलर्स अगर मुझे मिल जाते हैं, हेक्सा कोड्स मिल ले रहा, मैं सर्च करता हूँ मटेरियलाइज कलर, यस यहाँ से हम मटेरियलाइज कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स हमें मिल रहे हैं, तो मैं ये वाला थीम यूज़ करता हूँ, ठीक है। इन दिस केस हमारा जो बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, कुछ ऐसा हो जाएगा और हमें कुछ ऐसा ही चाहिए, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम एक बटन देंगे यहाँ पे, एकदम सेंटर पे चाहे दे सकते हो चाहे यहाँ पे दे सकते हो, जिसमें प्रोवाइड फीडबैक का ऑप्शन होगा। तो हम इंडेक्स पे आते हैं एंड हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं। यहाँ पे बनाते हैं एक डिफ कंटेंट कंटेनर एंड इस केस में मैं यूज़ करूँगा एक सिंपल सी बटन यूज़ करूँगा, सिंपल सी बटन, और यहाँ लिखूँगा गिव अस फीडबैक एंड आप देखोगे यहाँ पे यस गिव अस फीडबैक। बस इसको हमें सेंटर पे करना है। तो हम बूटस्ट्रैप में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लेक्स, कैसे हम फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सर्च करोगे तो हम दिख जाएगा कि आपको फ्लेक्स कैसे यूज़ करना है। आपको फ्लेक्स यूज़ करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना है, पैडिंग वगैरह यूज़ करनी है, देन बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना फ्लेक्स का तो आप फ्लेक्स रो, फ्लेक्स कॉलम ऐसा करके रख सकते हो। लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं डी फ्लेक्स, तो हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट हमें लगाना है डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद, रो ठीक है, रो में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले कॉलम कर देते हैं, फ्लेक्स कॉलम। तो यहाँ पे आ जाओ और लगा दो फ्लेक्स कॉलम। उसके बाद हमें जस्टिफाई कंटेंट, दोनों मैं सेंटर पे करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये वाला यूज़ करूँगा बीच में, मतलब इधर को कंटेंट आ जाए, और अलाइन आइटम सेंटर डालूंगा, ये भी डाल दो एंड अलाइन आइटम सेंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे होगा कहीं भाई फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे हमारी बटन्स आनी चाहिए भाई, देखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लो, यस आप देखो इस तरफ आ गई। अब हाइट स्पेसिफाइड नहीं है तो इसीलिए ये ऊपर नीचे से बीच में नहीं आ रही, बट ठीक है, हम पैडिंग वगैरह दे करके और फिर हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम पैडिंग Y4 दे देते हैं। इससे होगा क्या कि यस इतना ठीक है। बाकी आप बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। बटन कस्टमाइज़ करने के लिए आप क्लास यूज़ कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे BTN यूज़ कर सकते हैं, BTN लाइट यूज़ कर सकते हैं। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जो हमने बनाए नहीं, बट ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। यस गिव अस अ फीडबैक। अब हम जाते हैं इस बटन पे क्लिक करें और बटन पे क्लिक करने से हम एक फीडबैक पेज पे चले जाएँ, ठीक है। फीडबैक पेज पे चले जाएँ। अगर चाहो तो इसको भी सेंटर रख सकते हो, बस आपको क्या करना क्या होगा, इसकी हाइट सेट करनी होगी, 100%। और इसकी हाइट सेट कर दिया तो ये अपने हिसाब से कंटेंट को सेंटर में ले आएगा, बट हाइट अभी सेट नहीं इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर सकते हो और हाइट HEIGHT इक्वल टू 100 व्यू हाइट यूज़ करके और इस कंटेनर की हाइट सेट कर सकते हो। यस तो ये आपका सेंटर पे आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा करना है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप 80 भी रख सकते हो। यस तो इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। कितना भी व्यू हाइट हो वो 80% पे यहीं पे फिक्स रहेगी बटन, कुछ ऐसा है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करें, हम चाहते हैं एक पेज पे चले जाएँ। सो लेट्स सी, हम आ जाते हैं एक पेज बना लेते हैं अपने वेब ऐप पे, राइट क्लिक करके न्यू पे एंड एक JSP फाइल फीडबैक बना लिया मैंने। और मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं सिंपली index.jsp के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है कॉपी कर लो, उसके बाद फीडबैक पे ले जाओ, यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट कर दो। बस ये कंटेंट चेंज होगा, हमारा जो मेन कंटेंट था ये चेंज होगा। तो इसमें अभी स्टाइल नहीं दे रहा हूँ, बाकी तो ठीक है। बाकी के लिए अभी बटन भी हटा दे रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं एक H3 लगा रहा हूँ, लिख देता हूँ फिल द फीडबैक फॉर्म, ठीक है। और ये हमारा फीडबैक
feedback.jsp। तो हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे इसको यहाँ से, इस बटन से। तो मैं क्या करता हूँ, इस बटन को एज अ लिंक बना सकता हूँ, या हाँ लिंक बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड यहाँ पे हम href डिसाइड कर देंगे, href में डायरेक्टली पेज का नाम आप देखते हो, अदरवाइज़ अच्छा तरीके के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे application.getContext पाथ। सेव कर लो। एंड इस बार अगर हम रिफ्रेश करते हैं एंड अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप किस पेज पे चले जाओगे भाई, आपको जाना चाहिए /feedback.jsp पे। सेव कर देते हैं, लेट्स रिफ्रेश, क्लिक कर दें, यस आप फीडबैक पेज पे चले आओगे और आपको टेक्स्ट दिख नहीं रहा। यस टेक्स्ट है, बट इसका टेक्स्ट ब्लैक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक पेज पे आ जाते हैं एंड इसका हम लोग क्लास टेक्स्ट वाइट कर दो। अब क्या होगा कि अब टेक्स्ट हमारा वाइट हो जाएगा। यस तो फिल द फीडबैक फॉर्म आ चुका है, यहाँ पे वाइट टेक्स्ट आ चुका है। अब नीचे हम फॉर्म बना सकते हैं, इसको सेंड से इसको भेज सकते हैं, भेजते हैं भाई। फॉर्म बनाना बहुत ईजी है, आप आ जाइए यहाँ पे एंड यहाँ पे सर्च करिए फॉर्म। एंड फॉर्म में देखो आप के पास ईमेल पासवर्ड का फॉर्म है, तो हम पहले फॉर्म टैग यूज़ करेंगे, देन अपने डिप्स को लाएंगे। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड सेम इसके जस्ट नीचे हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसको। एंड आपको देखने को मिलेगा कि आपका फॉर्म बन जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ, यस ये देखिए फॉर्म बन चुका है। बस इसमें जो लाइट वाइट है ये थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो इसको हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, एक एक करके सही करते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्म का क्लास यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ 3। उसके बाद एक बार इस पर हम लोग टेक्स्ट वाइट डालते हैं। आई थिंक अगर सबका हो गया टेक्स्ट वाइट तब तो ठीक है, बट हाँ ठीक है। सो आप देखो हमारे पास ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया एंड चेक मी आउट वगैरह आ गया। अब हम अपने अनुसार चीज़ें रखेंगे और बाकी छोड़ देंगे। तो ईमेल हमें चाहिए, तो हमें ये वाली फील्ड चाहिए। कौन सी फील्ड चाहिए, हमें ईमेल फील्ड चाहिए, ठीक है। सो इसको सेलेक्ट करके कमेंट कर दूँ। उसके बाद इनपुट जो इसका है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, अभी मैं बताऊँगा क्या क्या चेंजेस करने फॉर्म को भेजने के लिए। टाइप तो ठीक है, क्लास ठीक है, आईडी ठीक है, हमें यहाँ पे नेम एक देना होगा। तो हम क्या करते हैं, नेम, और नेम ये है एक्चुअली हमारी ईमेल। आईडी कोई इशू नहीं, बाकी ठीक है। यहाँ पे इसकी क्लास में एक दूंगा टेक्स्ट वाइट दे दो, जैसे ये भी दिखे कि ईमेल हम किसी को नहीं देंगे। यस ठीक है। और इसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर। इनपुट फील्ड में थोड़ा सा प्लेस होल्डर लगा देते हैं, प्लेस होल्डर, हाँ लिख देते हैं एंटर हियर, ठीक है। सेव कर लो एंड रिफ्रेश कर लो, ठीक है। बस ईमेल हो गया। दूसरा जो फील्ड है वो हमारा है नेम। हम उसका नाम भी लेंगे या कॉन्टैक्ट लेंगे या नेम लेंगे, जो भी आपको लेना ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे हम कॉन्टैक्ट कर सकें। तो ये टाइप जो है, ये इसका जो टाइप है, इसका टाइप पासवर्ड है ना, यस। इसको हम कर देते हैं नंबर या फिर टेक्स्ट, बाद में उसको वैलिडेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं हम, प्लेस होल्डर एंटर कॉन्टैक्ट एंटर हियर। और ये है आपका कॉन्टैक्ट या फ़ोन नंबर। तो आपका कुछ ऐसा दिखने वाला है, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो। देन हम क्या करेंगे, इस चेक बॉक्स को हटाएंगे एंड हम एक ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे लेबल तो ठीक है, लेबल यूज़ करेंगे अपने मैसेज के लिए, अपने फीडबैक के लिए। तो हम यहाँ से इस लेबल को हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं योर मैसेज, योर फीडबैक मैसेज, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड को हटाएंगे, वी डोंट वांट दिस इनपुट फील्ड। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया। रोज़ में यूज़ करूँगा 10, कॉलम्स ठीक है, कॉलम्स अपने हिसाब से आएंगे। बाकी प्लेस होल्डर के लिए मैं यूज़ करूँगा एंटर हेयर। एंड फॉर्म कंट्रोल यूज़ करेंगे क्लास पहले से लगी है क्या, नहीं क्लास नहीं लगी है, क्लास फॉर्म कंट्रोल। सेव करेंगे एंड यस आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्म तगड़ा सा आ रहा है। एंड इसकी विड्थ आई थिंक फिक्स है क्या, हाँ मार्जिन बॉटम फिक्स है। विड्थ कहाँ से फिक्स है भाई इसकी, इसकी विड्थ हम चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, बट मुझे लग रहा है ठीक है। सबमिट बटन है हमारे पास, सबमिट बटन को हम सेंटर पे डाल देते हैं। सेंटर पे डालने का सिंपल सा एक तरीका है, आप इस बटन को एक कंटेनर के अंदर डाल दो, डिफ कंटेनर, उस पर लगा दीजिए टेक्स्ट सेंटर। ये बटन में आपसे सेंटर पे चली जाएगी, देखिए। रिफ्रेश करिए वैसे, यस। एंड इसको BTN प्राइमरी को हम कर देंगे BTN लाइट। BTN लाइट नाम से कोई क्लास नहीं है क्या, BTN लाइट होनी चाहिए यार, हम दूसरे कलर का रखना चाह रहे हैं। चलो वॉर नहीं कर देते हैं, वॉर नहीं, आप देख सकते हो नेट से। तो आई थिंक लाइट थी, बट थोड़ा टाइम लग रहा था इसको रिफ्रेश होने। तो ये हमारा फीडबैक फॉर्म रेडी है। इस फॉर्म को अब हम सर्विट पे सबमिट करने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। यस
तो लाइट भी है, वो भी है। एक बटन और बना देते हैं हम लोग, एक बटन और बना देते हैं हम लोग, जिसको हम बोल देते हैं रीसेट। रीसेट इसको डालते हैं रीसेट, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बटन इसको लाइट कर देते हैं। यस, तो एक बटन हमारे पास और आनी चाहिए। यस, और अब ठीक लग रहा है मुझे। तो फॉर्म हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है 100% पे। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं, देन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फॉर्म हमें एक सर्वर पे सबमिट करना है, जिससे फॉर्म को हम प्रोसेस कर सकें। कैसे, देखते जाइए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म पे दो चीज़ देंगे। एक तो एक्शन देंगे कहाँ पे सबमिट करना है, तो मैं इस एक्शन में यूज़ करने वाला हूँ /feedback। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा सर्वर का URL पैटर्न होगा। एंड देन मैथड में यूज़ करूँगा पोस्ट, जिससे थोड़ा सिक्योर रहे डेटा। तो हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन चलूँगा रिसोर्सेज पे, जावा पे, src/java, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और एक क्लास बना लेंगे जो है हमारा फीडबैक सर्वलेट। यस, तो अगेन सारा तरीका वही फॉलो करेंगे जो हम लोग करते आए थे। हम लोग यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, एंड देन अगेन हम यहाँ पे आएंगे एंड हम सोर्स पे चलेंगे, एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, हाँ जनरेट कर लेंगे हम लोग, ओवरराइड कर देंगे मेथड्स को। तो सर्विस पे सोर्स पे चलेंगे एंड इम्प्लीमेंट मेथड्स पे चलेंगे और डू पोस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। यस, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म का डेटा आ जाएगा। तो अब फॉर्म का डेटा आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा गेट करना होगा, एंड देन फॉर्म डेटा प्रोसेस करना होगा, एंड देन रेस्पॉन्स देना होगा, रेस्पॉन्स देना होगा। ठीक है, करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली पहले रेस्पॉन्स दे देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, यूज़ करेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, जो कि हमारा text/html। उसके बाद रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, जो हमें दे देगा राइटर। उसके बाद हम राइटर डॉट प्रिंट ln, या प्रिंट कर सकते हैं फीडबैक सर्वलेट वर्किंग। ठीक है, अब चलाते हैं, ज़रा देखते हैं क्या सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। ओके, सो ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये कह रहा है सिंटेक्स। तो एक बार फॉर्मेट कर देते हैं, और सेमीकोलन बाहर लगाना था, अंदर नहीं लगाना है। तो हम अब अपने ऐप को रीलोड कर लेते हैं। हाँ, सर्वर सेलेक्ट कर लो एंड फिनिश कर दो, एंड लेट्स सी फॉर्म में कुछ लिखते हैं, फिर हम लोग सबमिट करते हैं। फीडबैक पे चलते हैं। यस, यहाँ पे लिखते हैं abc@gmail.com, हाँ नंबर में कुछ लिख देते हैं, एंड दिस इज फीडबैक, एंड सबमिट कर देते हैं। एंड आप देखोगे हमारे पास फॉर्म नॉट फाउंड आ रहा है, दैट मीन्स ये फीडबैक हमें नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ में हमारे पास ईमेल और अभी हेडर में मतलब URL में जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, ऑब्वियस बात हमें पैटर्न देना पड़ेगा। तो हम यूज़ करेंगे वेब सर्वलेट, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फीडबैक। तो मैपिंग हो जाएगी इस सर्वलेट की इस वाले URL से। नेक्स्ट चीज़ एक और है हमारे पास, जो फीडबैक पेज था इसका मेथड पोस्ट होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ सही से नहीं मेंशन किया था। अब सेव करेंगे, एंड अगेन हमारा सर्वर अगर रीलोड हो गया तो हम आगे काम कर सकते हैं, और रीलोड नहीं हुआ तो हमें खुद से मैनुअली करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं भाई, यहाँ पे रन एज ऑन सर्वर ऑलवेज, फिनिश कर लो, एंड लेट्स सी देख लेते हैं abc@gmail.com, टेस्टिंग कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं। अभी भी फीडबैक नॉट फाउंड आ रहा है, देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक एग्जैक्टली हम लोगों ने URL पैटर्न सही से मेंशन नहीं किया। तो URL पैटर्न मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पाथ स्पेसिफाई करना होगा। अगर आप स्लैश दे रहे हो एप्लीकेशन डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो आपको इक्वल टू लगाना है ज़रूरी। अब ये सही जगह पे सबमिट होगा। सो अगेन रिफ्रेश कर लो एक बार, एंड देन अगेन कुछ भी टाइप कर दो, सबमिट करो @gmail.com, एंड सबमिट मार दो। अभी भी ये फीडबैक, तो आई थिंक हम लोगों ने यस एक कैरेक्टर और मिस कर दिया था। अगेन जब तक नहीं सही होगा तब तक आप बार बार ट्राई करो एंड सबमिट मारो। यस, आप देखो फीडबैक सर्वलेट वर्किंग, दैट मीन्स डेटा यहाँ पे जा रहा होगा। जब फॉर्म सबमिट करो फीडबैक चल रहा है। तो इस डेटा को प्रोसेस करना सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाते हैं अपने फीडबैक सर्वलेट के अंदर, एंड डेटा को फेच करते हैं बारी बारी से। फेच करने के लिए हमें उन फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स हैं उनका नाम बहुत ज़रूरी है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, हर का नाम चेक कर लेते हैं सारे का। पहले वाले का नाम है हमारे पास नेम ईमेल है। दूसरे वाले का जो नेम है वो आई थिंक दिया नहीं है, तो ये है फ़ोन नंबर। तो हम नेम दे देते हैं फ़ोन।
और तीसरे वाले टेक्स्ट एरिया का जो नाम है वो हम दे देते हैं यहाँ पे क्वेरी या फिर फीडबैक मैसेज। ठीक है, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। कैसे हम यूज़ करेंगे? रिक्वेस्ट से हमें रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है ईमेल, तो हमें मिल जाएगा एक ईमेल एंड दिस इज़ अ ईमेल। एंड देन अगेन हमें मिल जाएगा यहाँ पे फ़ोन, अगेन स्ट्रिंग में मिलेगा, बाद में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा फ़ोन। एंड देन हमें एक मिल जाएगा फीडबैक मैसेज जो कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर है, जो कि उसका नाम फील्ड का क्या था भाई? फीडबैक अंडरस्कोर मैसेज। स्पेलिंग देख लीजिए। ठीक है, अब ये तीनों डेटा आ गया तो लेट्स प्रिंट आउट। हम इसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको H1 में डालते हैं। ये जो फीडबैक है, वेलकम टू द फीडबैक, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको H1 में डाल देते हैं एंड देन हम प्रिंट करने जा रहे हैं ईमेल, फ़ोन नंबर एंड फीडबैक मैसेज। तो अगेन हम लिखेंगे राइटर डॉट प्रिंट एलन एंड देन यहाँ पे हमारे पास होगी स्ट्रिंग, और मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग का, सॉरी, तो 3 स्ट्रिंग्स बंद करें। सो हम जावा 21 का फीचर यूज़ कर रहे हैं ना, इसको आई थिंक इनेबल करना होगा। अगर आप इस पे जाते हो तो ये कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जावा कंपाइलर पे। आप देखो यहाँ पे जावा कंपाइलेंस लेवल 1.7 सेव है, इसको मैं जावा 21 सेट कर दूँगा। ठीक है, यस कर दो, अप्लाई एंड क्लोज कर दो। ठीक है, सो ये मल्टी लाइन ब्लॉक लेना चाहिए था भाई, क्यों नहीं ले रहा है? पिछले वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया था, आई डोंट नो, लेट्स सी। ठीक है, सो अभी ये लेगा, यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले योर फॉर्म डिटेल्स दैट यू हैव सबमिटेड, H2 में मैंने लगा दिया। देन आपने क्या सबमिट किया? सबसे पहले H3 में ईमेल एड्रेस में S डाल दो, H3। ठीक है, देन दूसरे वाले H3 में फ़ोन नंबर एंड तीसरे वाले H3 में मैसेज। अब हमें क्या करना है, इस S पे हमें डायनेमिक वैल्यू वाली, यहाँ पे भी तो मैं फॉर्मेट यूज़ करूँगा यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद डॉट फॉर्मेटेड, और पहले मैं डाल दूँगा यहाँ पे ईमेल, देन डाल दूँगा फ़ोन एंड देन डाल दूँगा फीडबैक मैसेज एंड यू विल सी कि आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ओके, काम हो जाएगा। और एक आई थिंक एक ब्रेस हमें और लगाना होगा और हमारा काम हो गया। अब हमारा एप्लीकेशन रीलोड होता है, दैट मीन्स हमने फॉर्म बना लिया, फॉर्म में डेटा फिल किया, सबमिट किया, सर्वर के पास डेटा पहुँच गया, जावा प्रोग्राम्स के पास हमारा डेटा पहुँच गया। ओके, सो लेट्स सी, आ जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे होम पेज, होम एप्लीकेशन पे आते हैं, गिव अस फीडबैक पे आते हैं एंड देन यहाँ पे लिखते हैं अपना ईमेल एंड नंबर लिख देते हैं एंड दिस वी आर वर्किंग विद योर डेटा एंड सबमिट करते हैं। यू विल सी, यस, आप देखोगे यहाँ पे तो आपको फीडबैक पूरा मिल रहा है। योर फॉर्म डेटा, ये आपका डेटा है, ये फ़ोन नंबर है, और ये आपका फीडबैक मैसेज है, वी आर वर्किंग विद योर डेटा। तो इस तरह से हम फीडबैक फॉर्म या कोई भी फॉर्म बनाएंगे जिसके पास डेटा होगा वो सबमिट कर सकता है डेटा को। बाकी आप चाहो तो यहाँ से रिडायरेक्ट भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स से रिडायरेक्ट करना हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे डेटा मिला और आपने यहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर लिया, आपने यहाँ डेटा बेस कनेक्टिविटी की और डेटा को यहाँ पे सेव कर दिया। और अगर आप चाहते हो कि हम रिडायरेक्ट कर दें यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट नामक मेथड है, और यहाँ पे आप URL दे सकते हो, तो अपने आप से प्रोसेस होने के बाद /home पे या फिर जिस भी आप URL भेजना चाह रहे हो यहाँ पे भेज सकते हो। तो रिडायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रोसेस होगा और ये दूसरे पेज पे आपको लेके चला जाएगा। तो इस तरह से हम फीडबैक फॉर्म बनाते हैं। तो आपके लिए गाइस एक असाइनमेंट ये है कि आपको क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है इस वाले फॉर्म की, और उसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा जिसमें JDBC कवर्ड है, उस JDBC को पढ़ करके और कनेक्टिविटी आपको करनी है, और इस फॉर्म को या इस फॉर्म के डेटा को आपको सेव करना है बैकएंड में, डेटाबेस में, ओके, विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट। तो यहाँ पे सिंपली आपको कनेक्टिविटी करनी है, दैट्स इट। ओके, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ बचा है स्टेट मैनेजमेंट एंड बाकी चीज़ें जो बची हैं उसको हम लोग कवर अप करते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सीखते हैं सेशन मैनेजमेंट की। एक्चुअली सेशन मैनेजमेंट क्या है और हम लोग सेशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपने जावा सर्वलेट एप्लीकेशन के अंदर। अब सेशन मैनेजमेंट क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं, और सेशन मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो भी चीज़ करते हैं हम अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो क्लाइंट और सर्वर के बीच होती है। मतलब हमारे पास क्लाइंट होता है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट है एंड ये हमारा क्लाइंट है और एक सर्वर है, और इसके बाद सर्वर के अंदर हमारे पास सर्वलेट्स होंगे, तो यहाँ पे हमारा सर्वर है। अब बात को अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे।
अब क्लाइंट बार बार रिक्वेस्ट करेगा और हर बार अलग सर्वलेट चलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पहली रिक्वेस्ट गई R1 और इस R1 को प्रोसेस करने के लिए S1 चला, और फिर दूसरी रिक्वेस्ट गई इसको प्रोसेस करने के लिए S2 चला, फिर तीसरी रिक्वेस्ट गई इसको प्रोसेस करने के लिए S3 चला। ऐसा करके बहुत सारे सर्वलेट होते हैं अलग अलग रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। R2 हुआ, R3 हुआ। लेकिन इस दौरान हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो मल्टी रिक्वेस्ट, बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहा है, इवन थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारे रिक्वेस्ट को भेज रहा है सर्वर पे। लेकिन ड्यूरिंग द मल्टीपल रिक्वेस्ट जो जा रही हैं सर्वर को, सर्वर डेटा को याद नहीं रख पाता। सर्वर ये नहीं समझ पाता है कि जो पहली रिक्वेस्ट की थी और जब दूसरी रिक्वेस्ट आई तो कौन सा बंदा दूसरी रिक्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि सेम टाइम में ये क्लाइंट 1 था, इस तरह हमारे पास क्लाइंट 2 है, ये क्लाइंट 2 भी रिक्वेस्ट किए पड़ा है, ठीक है, R1, R2, R3। तो सर्वर पे कोई डेटा स्टोर नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे पता लगा सके कि भैया कौन सा क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ड्यूरिंग द साइमल्टेनियस या मल्टीपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज कोई भी डेटा सर्वर अपने आप से याद नहीं रख पाएगा। दैट मीन सर्वर स्टेट मैनेज खुद से कर नहीं पाएगा, ठीक है। सो हमें स्टेट मैनेजमेंट की टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेंगी या सेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम पहली रिक्वेस्ट आई तो हम क्या कर सकें, कुछ डेटा रख सके, जिससे जब दूसरी रिक्वेस्ट आई तो ये पता लगा सकते हैं कि दूसरी रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी और इसके लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं। जैसे हमारे पास एक HTTP सेशन है, इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कुकीज़ है, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुकीज़ की हेल्प से हम लोग सेशन को मैनेज कर सकते हैं, मतलब हम याद रख सकते हैं कि कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे URL रीराइटिंग है और एक फॉर्म हिडन फॉर्म फीड्स भी होता है इसको मैनेज करने की। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कुकीज़ देखते हैं। कुकीज़ क्या करता है, स्टोर्स डेटा ऑन द क्लाइंट साइड यूजर्स ब्राउजर, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सिक्योर लेस है, ये लेस सिक्योर है, सेशन फॉर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ड्यू टू, तो इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो आप सेंसिटिव डेटा को नहीं रख सकते। कैसे काम करता है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट है, दिस इज़ अ क्लाइंट जो कि ब्राउज़र है, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है। सर्वर पे सर्वर्स चल रहे होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट जावा वेब एप्लीकेशन। तो सर्वर पे जावा का कोड चल रहा होगा और सर्वर पे जावा का कोड चलता है, उसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा सर्वलेट है, ठीक है। अब होगा क्या, कुकीज़ कैसे काम करेगी। सपोज इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, पहली रिक्वेस्ट, ठीक है, पहले रिक्वेस्ट गई R1, यहाँ पे प्रोसेस हुई रिक्वेस्ट। तो कुकीज़ के फॉर्मेट में अगर कुकीज़ यूज़ करना है सेशन को मैनेज करने के लिए, तो जो सर्वर यहाँ पे चल रहा होगा वो क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स जब भेजेगा, जब रिस्पॉन्स आएगा तो इस रिस्पॉन्स में यहाँ पे कुछ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स कुकीज़ आ जाएंगी। और कुकीज़ कुछ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, कुकीज़ ऑब्जेक्ट है, कैसे बनाते हैं मैं भी आपको बता दूंगा। तो इस रिस्पॉन्स में कुकीज़ आ जाएंगी ऐड होकर के, और यहाँ पे क्लाइंट के ब्राउज़र में ये कुकीज़ सेव हो जाएंगी, इन कुकीज़ को आप देख भी सकते हो। और कुकीज़ ये सेव रहेंगी जब तक ये कुकीज़ एक्सपायर नहीं हो जाएंगी ऑटोमेटिक। इसका लाइफ स्पैन होता है, कुकीज़ का लाइफ स्पैन होता है पर्टिकुलर। उस लाइफ स्पैन के बाद ये कुकीज़ ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाती हैं, तो आपको अलग से एक्सपायर करने की ज़रूरत नहीं है। अब पहली रिक्वेस्ट क्लाइंट ने भेजी और सर्वर ने क्या किया, कुकीज़ को क्रिएट किया। कुकीज़ को क्रिएट करने के बाद वो कुकीज़ रिस्पॉन्स में चली जाएंगी, और रिस्पॉन्स में कुकीज़ जब जाएंगी तो ब्राउज़र के अंदर वो सेव हो जाएंगे, क्लाइंट के मशीन पे सेव हो जाएंगे ब्राउज़र के अंदर। दो तरीके के कुकीज़ होती हैं, परमानेंट परसिस्टेंट कुकीज़, नॉन परसिस्टेंट कुकीज़, उसको आप देख लीजिएगा। कुछ क्लाइंट के मशीन में सेव होती है, कुछ ब्राउज़र के अंदर सेव होती हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। अब इन कुकीज़ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब दोबारा सेम बंदा रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट टू R2 करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट 2 करेगा, तो ब्राउज़र में कौन सी कुकीज़ है, ये कुकीज़ वापस रिटर्न कर दी जाएंगी। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कुकीज़ का जो फीचर है कि जो ब्राउज़र में कुकीज़ सेव हुई थी, जब दूसरा आप रिक्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट के दौरान कुकीज़ को ऐड कर देगा उस रिक्वेस्ट के अंदर, जिससे यहाँ पे जब S2 चल रहा होगा तो उस कुकीज़ को फेच कर सकता है और देख सकता है कि कुकीज़ में मैंने कौन सा टेक्स्ट रखा था। तो सपोज यूज़र ID यहाँ पे आपने रख दिए, तो इस यूज़र ID को निकाल सकते हो कि भैया वही कुकीज़ हमें मिल रही है और वही यूज़र ID मिल रहा है। इसका मतलब वो वाला यूज़र लॉगिन है या वो वाला यूज़र दोबारा से रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि कौन सी रिक्वेस्ट कौन सा यूज़र भेज रहा है विद द हेल्प ऑफ कुकीज़। तो कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आप फिर उसी अकॉर्डिंग डेटा प्रोसेस करिए एंड फिर आप रिस्पॉन्स को जनरेट करके यहाँ पे भेज दीजिए, रिस्पॉन्स 2 को आप भेज दीजिए। तो इस हिसाब से कुकीज़ काम करेगा। रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट
जब जाएगा प्रोसेसिंग होगी तो सर्वलेट क्या करेगा, कुकीज़ बनाएगा, कुकीज़ को स्टोर कर देगा रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स के साथ कुकीज़ भी वापस आ जाएंगे। दोबारा जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वो जो कुकीज़ सेव हुई थी वो कुकीज़ भी आपके रिक्वेस्ट के अंदर चली जाएंगी, जिससे सर्वर उसको प्रोसेसिंग कर सके। सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग ऑफ कुकीज़, वर्किंग ऑफ कुकीज़। इसका प्रैक्टिकल मैं करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल में मैं क्या करूँगा, 2 सर्वलेट में बनाऊँगा, ठीक है, 2 सर्वलेट बनाऊँगा, ठीक है। एक बनाऊँगा सर्वलेट 1, हाँ, लेट मी क्रिएट 2 सर्वलेट 1, ये है हमारा सर्वलेट 1, और एक मैं बनाऊँगा सर्वलेट 2। ये सर्वर साइड्स प्रोग्राम है तो मल्टीपल सर्वलेट्स आप बना सकते हो। हम क्या करेंगे, हम इस पर एक रिक्वेस्ट सेट करेंगे R1। ये क्या करेगा, ये इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और यहाँ से कुकी क्रिएट करेगा और कुकी को रिस्पॉन्स में भेज देगा। रिस्पॉन्स जो आएगा प्लस कुकी भी आ जाएगी। देन जब हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट 2 में हमारी कुकी भी वापस जाए और हम इसको प्रोसेस करके दिखा पाएँ। और अगर हम प्रोसेस कर सकते हैं, कुकी को निकाल सकते हैं, तो हम ये चेक कर सकते हैं इसके अंदर आपने क्या स्टोर किया है, क्या स्टोर किया है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स में हम भेज सकते हैं। तो ये चीज़ हम चेक करने वाले, मतलब हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं और ये देख रहे हैं कि क्या वो यूज़र का नाम याद रख पा रहा है। तो हम R1 भेजेंगे, देन R2 भेजेंगे। कुकी का हम पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने सर्वलेट्स के अंदर। यहाँ पे 2 सर्वलेट बनाते हैं, S1 एंड S2, रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 2। तो फीडबैक सर्वलेट में ही हम लोग क्या करते हैं, पैकेज नहीं बनाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ पे एक पैकेज अब बना लेते हैं, नाम दे देंगे .session.manage, एंड देन इसके अंदर हम सर्वलेट बनाते हैं। एक बना लेते हैं रिक्वेस्ट 1 सर्वलेट और एक बना लेते हैं रिक्वेस्ट 2 सर्वलेट। कुछ और बता सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये डायलॉग बॉक्स है ये खुद में अपने आप में बहुत सारी चीज़ें करता है। देखो जैसे हम रिक्वेस्ट 2 सर्वलेट अगर बना रहे हैं, रिक्वेस्ट 2 सर्वलेट, तो ये पूछ रहा है कि इसमें मॉडिफायर क्या लगाना है, सुपर क्लास क्या रखनी है। तो सुपर क्लास आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो, हमें रखनी है HTTP सर्वलेट। तो यहीं से आप सुपर क्लास भी बता सकते हो। इसकी इंटरफेस है तो इंटरफेस बता सकते हो, बट अभी मैंने ये बता दिया, ठीक है। एंड बाकी देखो विच मेथड्स वुड यू लाइक टू क्रिएट, कौन सा मेथड क्रिएट करना है। तो अभी हमें कोई भी मेथड क्रिएट नहीं करना है एग्जैक्टली। एंड मैं क्या करता हूँ, सिंपली फिनिश कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये देखो ये HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड खुद से कर देगा। तो आपको इसमें मैनुअली करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। एंड अगेन सेम प्रोसेस, आप यहाँ पे आइए, सबसे पहले इसको वेब सर्वलेट के थ्रू बना दीजिए सर्वलेट 1, ये सर्वलेट 1 बना दिए, और दूसरे वाले को सर्वलेट 2 बना देंगे हम लोग। दूसरे वाले को हम लोग बना देंगे सर्वलेट, तो इसको हम बना देते हैं सर्वलेट 2। ओके, सो लेट्स वेट अ सेकेंड भाई, हाँ आ जाओ यहाँ पे। तो हम इसको बना देते हैं सर्वलेट 2 @ वेब सर्वलेट। अब हम जब पहले वाले को रिक्वेस्ट भेजेंगे, फर्स्ट सर्वलेट को रिक्वेस्ट भेजेंगे, इन दैट केस हम अगेन यहाँ पे मेथड को राइट करेंगे, सोर्स पे चलेंगे एंड ओवरराइट करेंगे। गेट मेथड से ही हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड सर्वलेट 2 में भी हम यहाँ पे मेथड को ओवरराइट करेंगे, गेट से ही इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सेम चीज़ होगी पोस्ट बाकी मेथड्स में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गेट को ही हम ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हम अपना इंप्लीमेंटेशन देंगे यहाँ पे भी, एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पे भी अपनी ही इंप्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट 1 है, इसका मतलब यहाँ जब रिक्वेस्ट आएगी, सो वी हैव टू क्रिएट कुकी। हम कुकी को क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे या सेंड करेंगे रिस्पॉन्स के अंदर। उससे पहले आप अपने नोट्स में देखोगे तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कुकी को कैसे बनाना है। आई थिंक यस, ये देखो कुकी को बनाना है, सब चीज़ बता रखा है मैंने, ठीक है। कुकी को बनाने के लिए आप न्यू कुकी का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, देन की वैल्यू पे स्टोर कर सकते हो कुकी का नाम और कुकी की वैल्यू, एंड देन उसका एज, कुकी कब तक जिंदा रहेगी, cookie.setMaxAge पास कर सकते हो। और अगर आपको एक वीक का टाइम देना है तो आप यहाँ पे मिली सेकेंड्स में आई थिंक पास कर सकते हो, एंड देन रेस्पॉन्स में कुकी को ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ, ठीक है। सो आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि हमारे जो यूज़र आ रहा है, स्ट्रिंग यूज़र नेम है दुर्गेश, ठीक है। एंड एक यूज़र की ID भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि यूज़र की ID है 1 2 3, ये अज्यूम कर रहे हैं। ये ID आप डेटाबेस से ला सकते हो सकता है कोई लॉगिन हो रहा है तो डेटाबेस से ID निकल रही हो, या हो सकता है कि फॉर्म्स के थ्रू डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये यूज़र नेम और यूज़र ID है। अब हम क्या करेंगे, कुकी हम क्रिएट करेंगे। तो कुकी क्रिएट करने के लिए हम न्यू कुकी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, कुकी, और कुकी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्लास यूज़ करेंगे। इसमें नेम देना है तो हम देंगे यूज़र नेम, ये कुकी का नाम है, और कुकी की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ यूज़र नेम। तो दुर्गेश कुकी की वैल्यू हो जाएगी, आई थिंक यस, कुकी बन चुकी है हमारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुकी हमारी बन चुकी है। एंड अभी हम नेम ही यूज़ करते हैं, ID छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, कुकी डॉट
बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो। सेट मैक्स एज में कुकी पास कर सकते हो, कुकी एंड पैरामीटर्स में आप देखो एक्सपायरी पास कर सकते हो। इंटीजर स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम एज ऑफ द कुकी इन द सेकेंड, एक्चुअली ये सेकेंड है। इफ द नेगेटिव मीन्स कुकी इज नॉट स्टोर्ड, इफ जीरो डिलीट्स द कुकी, अगर आपने जीरो सेट किया तो ये कुकी डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यू पास करते हो इन सेकेंड्स। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 मिनट इंटू 60 कर दूंगा तो सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। हाँ 10 इंटू 60 कर देंगे तो ये आई थिंक ठीक है, मिनट को आप 60 मिनट अप्लाई कर देंगे, सेकंड्स में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स रख दिया है, ठीक है। मतलब हमने 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 10 इंटू 60 मतलब बेसिकली 10 मिनट्स का टाइम मैंने यहाँ पे दे दिया है इस कुकी के लिए। एंड देन फाइनली मैं कह दूँगा रेस्पॉन्स डॉट सेट कुकी कॉल कर लूँगा, सॉरी रेस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी, और अपनी कुकी यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये कुकी आती है कि नहीं आती है। और एक बार जब कुकी आ जाएगी तो जब दूसरा वाला चलेगा यहाँ पे, यस, तो हम यहाँ पे कुकीज़ को फेच भी कर सकते हैं। ये दूसरा सर्वलेट है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट में कुकी वापस आ रही है तो हम कहेंगे गेट कुकीज़। आप देखो यहाँ पे गेट कुकीज़ की पूरी पूरी एरे मिल जाएगी हमारे पास, सॉरी, ठीक है। ये अब हम इसमें से अपनी वाली कुकी यूज़र नेम वाली ढूंढेंगे। तो अगर कुकीज़ नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुकीज़ एक फॉर ईच लगा सकते हैं, एरे है तो फॉर कुकीज़, पहले एक वेरिएबल ले लो कुकीज़, एंड हम चेक करेंगे इफ़ कुछ एआई ने हमको सजेस्ट किया था, लेट्स सी, आई थिंक फिर से सजेस्ट कर दो भाई, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। हम चेक करेंगे इफ़ सी डॉट, पहले नेम निकालते हैं कुकी का, सी डॉट गेट नेम, और अगर ये नेम इफ़ नेम डॉट इक्वल्स मैच कर रहा है यूज़र नेम से, दैट मीन्स हमारी वाली कुकी है और हम यहाँ पे कुकी की वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दिया। इफ़ यू वांट तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइटर वगैरह निकाल करके काम कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, नॉट कॉन्टेंट लेंथ, कॉन्टेंट टाइप, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश HTML, ठीक है। और हम राइटर भी यहाँ पे निकाल देते हैं। मैं कहूँगा वेर राइटर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और इस राइटर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू राइट द कुकी टू द ब्राउज़र, ठीक है। सो राइटर डॉट प्रिंटलन, एग्जैक्टली हमने यहाँ पे वेलकम गेट वैल्यू कर दिया है। बट इन केस हमारी क्वेरी, हमारी कुकी नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ अपने हिसाब से लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। सो ठीक है, और यहाँ पे अब अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग में। तो हम लिखेंगे H1, लिखेंगे वेलकम बैक या फिर वेलकम, और फिर हम लिखेंगे यूज़र नेम, एंड देन इसको पुट करेंगे डायनेमिकली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट, एंड देन हम लोग सी डॉट गेट वैल्यू, ठीक। और भी कुकीज़ होंगी बट अभी हम पर्टिकुलरली अपनी कुकी की बात कर रहे हैं। और इन केस अगर कोई कुकी नहीं होती है तो हम यहाँ पे जा करके एल्स में लिख सकते हैं यू आर नॉट लॉग्ड इन, या कुछ ऐसा लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल लेते हैं इज़ प्रेजेंट और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इज़ नॉट प्रेजेंट ले लेते हैं, इज़ नॉट प्रेजेंट, हम कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट है यूज़र नेम की नहीं है, तो कुछ ऐसा लो जिसको हम यहाँ से चेंज कर सकें। तो चलो हम यहाँ पे फ्लैग ले लो, हम कहेंगे वेरिएबल फ्लैग, और बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेंगे कि यूज़र नेम प्रेजेंट है या यूज़र नेम प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स मान लिया। अब जैसे ही हमें ये वाली कुकी मिल गई, इसका मतलब यूज़र नेम है, और यूज़र नेम है इसका मतलब हम फ्लैग को क्या करेंगे, फ्लैग को ट्रू कर देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया, इसका मतलब यूज़र नेम है। और अगर ये वाली वैल्यू नहीं ट्रू हुई होती या ये वाला इफ़ कंडीशन नहीं चला होता तो ये फ्लैग ट्रू नहीं हुआ होता, ठीक है। ये फ्लैग ट्रू नहीं हुआ होता, इन दैट केस ये ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये नहीं हुआ होता, इसका मतलब जब हम इस इफ़ के बाहर जाते हैं सो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ अगर फ्लैग की वैल्यू अगर फॉल्स है, इसका उल्टा, इसका मतलब यूज़र नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हैं यूज़र, नो यूज़र फाउंड इन द कुकी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे यूज़र नॉट लॉग्ड इन वगैरह कुछ दे सकते हैं, नो कुकी फाउंड कुछ भी दे सकते हो आप। तो लेट्स सी, इसको कॉपी कर लो अगेन, एंड यूज़र कुकी इज़ नॉट देयर इन रिक्वेस्ट, सेव करेंगे और चलाएंगे भाई, ठीक है। और हम ब्राउज़र को भी इंस्पेक्ट करेंगे
कि ब्राउज़र के अंदर कौन कौन सी कुकी है हमारे पास। तो हम अपनी फीडबैक ऐप पे राइट क्लिक करते हैं एंड हम लोग रन एज पे चलते हैं, सर्वर पे क्लिक करते हैं एंड आप देखोगे हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे वापस आ गए। हम इंस्पेक्ट करते हैं कुकी को देखने के लिए, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड रेंज कंसोल पे नहीं चलेंगे, हम चलेंगे एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास कुकी नाम से एक अलग से टैब है, इस पर क्लिक करेंगे एंड हम अपनी वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारा ब्राउज़र क्या कर रहा है, हमारा सर्वर क्या कर रहा है, एक कुकी ला रहा है, ये की इसका नेम है, उसकी वैल्यू। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कुकी है, इसको आप डिलीट भी कर दोगे तब भी आ जाएगी। ये एक्चुअली सेशन को, HTTP सेशन को आइडेंटिफाई करने की कुकी होती है, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये कुकी अपने आप से बनती है, हर एक रिक्वेस्ट किया, हर एक ब्राउज़र के लिए एक कुकी अपने आप से बन जाती है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे /servlet1 चलाते हैं, servlet1 एंड आप देखोगे हमारे पास एक कुकी और बन चुकी है जिसकी वैल्यू हो गई दुर्गेश। ये नेम है और ये वैल्यू है, ये नेम है, ये वैल्यू है, समझ गए। जैसे servlet1 चला, servlet1 ने क्या किया, एक कुकी और ब्राउज़र में सेव कर दी है। अब आप चाहे होम पे चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो ये कुकी रहेगी, तो कोई भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस रिक्वेस्ट में ये कुकी चली जा रही है सर्वर को। आपने servlet1 फिर से किया तब भी रिक्वेस्ट चली जाएगी, होम पेज के लिए रिक्वेस्ट किया तब भी ये कुकी जा रही है। ये दोनों कुकी जा रही हैं सर्वर पे, आपके सर्वलेट पे या फिर JSP पे या वेब सर्वर पे, आपके दोनों कुकी जा रही हैं। तो कुकी को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं और वही हमने यहाँ पे किया। हमने कुकी को अपने servlet2 में प्रोसेस कर रखा है। servlet1 में सिर्फ ऐड किया था, servlet2 में हमने उसको प्रोसेस कर रखा है। तो अब हम servlet2 चलाने जा रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या कुकी हमारे पास हमारे servlet2 के पास जा रही है कि नहीं जा रही है। सो हम यहाँ पे servlet2 एंटर करेंगे और आप देखोगे यहाँ पे यस, ये कह रहा है नो यूज़र फाउंड इन द कुकी, यूज़र नेम कुकी इज़ नॉट देयर इन द रिक्वेस्ट। दैट मीन्स हमें यूज़र नेम वाली कुकी नहीं मिली एंड ये हमें देखना पड़ेगा यूज़र नेम वाली कुकी क्यों नहीं मिली। लेट्स सी, आ जाते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स ये वाला कंडीशन उल्टा तो नहीं लग गया। लेट्स सी हाँ, ये वाली कंडीशन उल्टा भी तो लग सकती है। फ्लैग मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दिया था और अगर यूज़र नेम मिल जा रहा था तो ये फ्लैग ट्रू हो जा रहा था। दैट मीन्स अगर ये ट्रू है दैट मीन्स यूज़र है। तो ज़रा मैं इसको करता हूँ फॉल्स, हाँ इसको करता हूँ फ्लैग। सही तो मुझे लग रहा किया था हम लोगों ने, यूज़र है और अगर ये फॉल्स है इसका मतलब यूज़र नहीं है। ठीक है, यूज़र सही तो है यार, सही था मुझे ऐसा लग रहा है, बट एक बार हम तो चेक कर लेते। यूज़र इज़ प्रेजेंट और एक चीज़ और है, सही था, वो भी सही था, बस हम लोगों ने गलती की थी। ये देखो नेम मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, यूज़र नेम, इस नेम को सही लिखिए, जो कुकी का नाम था वो सही लिखिए। ठीक है, बाकी हम लोग का ये फ्लैग वाला भी सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सो एक बार हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो जाए एग्जैक्टली, देन अगेन मैं आपको दिखाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए कुकी हटी नहीं, आपका सर्वर रिस्टार्ट हुआ तब भी कुकी हटी नहीं। और आप देखो यहाँ पे आ रहा है वेलकम दुर्गेश, ये कुकी से वैल्यू आ रही है, यूज़र इज़ प्रेजेंट। अगर इस कुकी की वैल्यू चेंज कर दो, मैंने कर दिया अमित, तो यही कुकी की वैल्यू बार बार वापस जा रही है। तो इस बार देखो अमित आ रही है। दैट मीन्स ये कुकी जो भी आप रिक्वेस्ट भेजो सर्वलेट पे जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो या सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये कुकी चली जा रही है। और इन द केस अगर आप इस कुकी को हटा देते हो तो आपको कुकी नहीं मिलेगी। यस देखो यूज़र नेम नॉट फाउंड इन द कुकी। तो ये जब servlet2 को रिक्वेस्ट जा रही है उस केस में ऐसा हो रहा है। तो आप यहाँ पे कुकी ऐड कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे आप यूज़र नेम एंड रणदीप, और इस केस में आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुकी चली जा रही। तो ये कुकी हम मैनुअल ब्राउज़र में तो सेट कर ही सकते हैं, वो तो अलग बात है, क्योंकि हम क्लाइंट ब्राउज़र पे काम करें इसका मतलब हम क्लाइंट है। बट सर्वर पे इस कुकी को प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप servlet1 के पास चले गए तो सर्वर खुद से कुकी भेज देगी। ये देखिए यूज़र नेम की कुकी अपने आप से यहाँ पे आ चुकी है, यूज़र नेम की कुकी। और इन दैट केस अगर आप करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 2 कुकी मिली है, आपके सेम नेम की 2 कुकी मिल गई। तो हम एक हटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यस, तो इस तरह से काम होता है कि भैया एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने क्या किया, कुकी को ऐड कर दिया। जब दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी तो ये कुकी अपने आप से चली जाएगी आपके सर्वर पे, फिर हमने उसको प्रोसेस कर लिया। इस वजह से याद रहेगा कि कौन सा बंदा लॉगिन हुआ, कौन सा बंदा नहीं लॉगिन हुआ। ठीक है, या सेशन मैनेज हो जाएगा, डेटा इससे पता चल जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं ये नेम ही हो, आप यूज़र ID भी तो डाल सकते थे। यहाँ पे आप 2 कुकी ऐड कर सकते थे। लेट सपोज आपने यहाँ पे एक और बना लिया कुकी यूज़र ID, और ये कोई यूज़र ID है, और यहाँ पे आपने एक और कुकी बना लिया where कुकी इक्वल टू न्यू यूज़र ID में आपने यूज़र ID डाल दिया। एंड देन अगेन इस कुकी को कुकी 1 कर दो, एंड देन इसका भी आपने कुकी डॉट सेट मैक्सेज आपने अगेन इसका सपोज हमने कहा 5 मिनट ही है टाइम 60, एंड देन अगेन रेस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी, और आपने कुकी 1 भी ऐड कर दिया। एंड फाइनली हम प्रिंट भी कर दें रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट नहीं करूँगा, रिडायरेक्ट भी कर सकते हो, बट सेट
कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप में टेक्स्टलेस HTML, एंड देन हम कहेंगे गेट राइटर रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, एंड यहाँ पे कुकी सेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस बार सर्वलेट के थ्रू 2 कुकीज़ ब्राउज़र पे सेंड कर दी रेस्पॉन्स में। ये देखो रेस्पॉन्स में। अब जब रिक्वेस्ट जाएगी तो 2 कुकीज़ मिलेंगी, एक यूज़र आईडी और एक यूज़र नेम। तो यूज़र आईडी यूज़र नेम दोनों को हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी है तो यूज़र नेम भी मैं मान लूँगा। तो आप देखो मैंने यहाँ पे वेलकम यूज़र लिखा था मैंने, देन मैं क्या करता हूँ एक H1 और लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र आईडी एंड देन स्ट्रिंग ही है तो फॉर्मेटेड में मैं क्या करता हूँ c.get। ओके, सो ये तो यूज़र नेम के लिए आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो आईडी के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। आईडी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा यूज़र आईडी को। ठीक है, तो हमें फॉर ईच में अलग अलग कुकीज़ मिलेंगी, तो यूज़र आईडी के लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, ये वाली जो स्ट्रिंग है ना इसको ऊपर ले लेते हैं कंटेंट टू सेंड। ठीक है, और इस वाली पूरी स्ट्रिंग को ही ले लेते हैं और एक काम करते हैं, हाँ इसको बना देते हैं एज अ स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, जिससे हम इसके अंदर अपेंड कर सकें डेटा। तो हम ठीक है कंटेंट, ये हमारा कंटेंट होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा अपने कंटेंट डॉट और अपेंड कर दूँगा, सॉरी कंटेंट डॉट अपेंड कर दूँगा, अपेंड कर दूँगा। अब एक्चुअली होगा क्या कि हमारी ये वाली स्ट्रिंग अपेंड हो जाएगी हमारे इससे इस कंटेंट में अपेंड हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं ये अपेंड कर रहा हूँ। नाउ जब हमारा यहाँ पे एक एल्स इफ मैं और लगा दूँगा, एल्स इफ, और इस केस में मैं चेक करूँगा कि अगर जो कुकी का नाम है, सॉरी अगर कुकी का नेम है वो इक्वल्स है, बाकी मैं कुकीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इक्वल्स है किसके, अगर यूज़र आईडी के। तो अगेन मैं क्या करूँगा, सेम कॉपी कर लो, इस समय मैं वेलकम की जगह पे मैं यूज़र आईडी को अपेंड कर दूँगा, बाकी फ्लैग दोनों में ट्रू कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड फाइनली मैं क्या करूँगा, अब लास्ट में मैं यहाँ पे यूज़र इज़ प्रेजेंट एंड देन फाइनली मैं राइटर डॉट प्रिंट करूँगा अपने कंटेंट को, और ये कंटेंट बाहर नहीं एक्सेसिबल होगा तो मैं क्या करूँगा इसको इफ़ के बाहर बना लेता हूँ। यस, सो आई थिंक अब हमारा काम हो गया। अब यूज़र आईडी की भी कुकी आ जाएगी और साथ ही साथ में हमारे पास नेम की भी कुकी आ जाएगी। लेट्स सी, आ जाते हैं यहाँ पे अगेन, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कुकीज़ हटा दो, या सर्वलेट 1 चलाओ, देखते हैं कौन कौन सी कुकीज़ हमारी सेट हो रही हैं। ये देखिए सर्वलेट 1 जब मैंने चलाया तो यूज़र आईडी भी सेट हो गई, यूज़र नेम भी सेट हो गया। अब कुकीज़ सेट सक्सेसफुली आ गया। देन जब आप सर्वलेट 2 चलाओगे तो आप देखो आपके पास यूज़र इज़ प्रेजेंट, यूज़र नेम आ रहा है, देन यूज़र की आईडी आ रही है, डिपेंड। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग कुकीज़ भेजते हैं भाई। अब कुकीज़ का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है, जैसे हो सकता है कि आप JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हो, आप टोकन को स्टोर कर दो इसमें। ठीक है, बट कुकी इज़ अ लेस सिक्योर, ये कुकी होती है वो लेस सिक्योर होती है भाई, क्योंकि दिख रही है ब्राउज़र में। तो अगर आपने पासवर्ड भेज दिया तो फिर उलाला हो जाएगा आपका, समझ गया ना। तो ड्यू टू पोटेंशियल थ्रेफ्ट, तो हो सकता है कोई चोरी कर ले या कुछ चेंजेस कर दे, तो इसमें से आप ऐसी इन्फॉर्मेशन रखो जिससे आप सिक्योरिटी मतलब एक्सपेक्ट ना कर सको कि अगर वो छीन भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं सेशन को मैनेज करने का जो निंजा एक और टेक्निक है, दैट इज़ अ HTTP सेशन। ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन अप्रोच है। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है HTTP सेशन का, जो सेशन का ऑब्जेक्ट स्टोर रहता है सर्वर पे ही स्टोर रहता है। ये भी मैनेज किया जाता है कुकी के द्वारा ही, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पहले आपको समझा दूँ कि HTTP सेशन कैसे काम करेगा। HTTP सेशन कैसे काम करेगा, तो ये दूसरा टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा निंजा टेक्निक पढ़ रहे हैं यूज सेशन को मैनेज करने के लिए, इसका नाम है HTTP सेशन। और ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट होगा, ये एक इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा सर्वलेट कंटेनर या वेब कंटेनर क्रिएट करता है। अब ये काम कैसे करता है, हमारे पास क्लाइंट है, क्लाइंट नहीं पहले सर्वर, ये सर्वर बना रहे हैं, ये सर्वर बना रहे हैं, हमारा सर्वर है, और ये हमारा क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो होता क्या है कि जैसे ही रिक्वेस्ट भेजता है, सपोज इसने R1 भेजा, रिक्वेस्ट 1 भेजा, तो सर्वर क्या कहता है, सर्वर बहुत इंटेलिजेंट है, पहली रिक्वेस्ट आई है इस यूज़र की, तो वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट फॉर यू, एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, HTTP सेशन का, HTTP सेशन का ये ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी डेटा आप रख सकते हो, कोई भी डेटा रख सकते हो की वैल्यू पेयर के अंदर, की
होगी देन उसकी वैल्यू होगी। की स्ट्रिंग होगी, वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा रख सकते हो, और ऐसा करके हर एक यूज़र के लिए भी, हर एक यूज़र के लिए एक नया ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और यूज़र है, या क्लाइंट 1 है या क्लाइंट 2 है। क्लाइंट 2 ने भी अपनी पहले रिक्वेस्ट भेजी, इसको देते हैं R1। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर इज सो इंटेलिजेंट, ये नए रिक्वेस्ट के लिए एक फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, दैट इज HTTP सेशन, HTTP सेशन। और इसके अंदर भी आप की वैल्यू पेयर रख सकते हो, या वो रिक्वेस्ट की वैल्यू पेयर रख सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे सर्वर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस यूज़र का है, क्योंकि हो सकता है कि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इस यूज़र का डेटा रखा हो, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इस यूज़र का डेटा रखा हो, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सर्वर कैसे पता लगाएगा, तो सर्वर क्या करता है, इंटरेस्टिंग चीज़ करता है सर्वर, इसकी एक आईडी होती है, एक आईडी होती है, इस सेशन की आईडी होती है, इस सेशन की आईडी को अटैच कर देता है बेसिकली कुकी के अंदर, तो कुकी में भेज देता है वापस, जिसको बोलते हैं सेशन आईडी। तो जब इसका रेस्पॉन्स जाएगा, रेस्पॉन्स 1 प्लस कुकी जाएगी, इस कुकी में इस आईडी को, जिसको बोलते हैं सेशन आईडी, को स्टोर कर दिया गया, समझ गए। तो जब दोबारा से ये बंदा रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये सेशन आईडी भी जाएगी, और सेशन आईडी से पता लगा दिया जाएगा कि कौन सा सेशन इस वाले बंदे का है। तो बेसिकली सेशन आईडी मैनेज होगी, और वही सेशन आईडी आपको यहाँ पे दिख रही थी गाइस, ये देखो, ये जो जे सेशन आईडी है। तो जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट, इस वाले ब्राउजर ने जैसे रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर पे एक HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बन गया होगा, उसी की ये सेशन आईडी है। अगर हम इसको डिलीट कर दें, अब जब आप भेजोगे तो ये क्लाइंट नया क्लाइंट होगा, और इस क्लाइंट के लिए आगे एक सेशन आईडी बननी चाहिए। लेट्स सी, ये देखिए, ये सेशन आईडी फिर से मतलब एक नया ऑब्जेक्ट HTTP सेशन का बन चुका है, और वो ऑब्जेक्ट HTTP सेशन का अपने टाइम एक्सपायर होने के बाद वो बन जाएगा। तो इसको भी हम लेवरेज कर सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम HTTP सेशन में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सेम प्रोसेस वही है, सेम तरीका वही है। मैं इसी को यूज़ करूँगा, 2 सर्वलेट्स बनाऊँगा, सेम मैं 2 सर्वलेट बनाऊँगा, एक्जैक्टली सेम यूज़ केस है। एक सर्वलेट यहाँ पे है, सर्वलेट S1, एक सर्वलेट है सर्वलेट S2। रिक्वेस्ट आएगा HTTP सेशन में, कोई की वैल्यू पेयर मैं रखूँगा, की वैल्यू पेयर रखूँगा, और हम क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये जो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो हर एक रिक्वेस्ट का होता है, हर एक क्लाइंट का होता है बेसिकली। तो जब रिक्वेस्ट आएगी, सपोज ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है R1, तो जो भी डेटा सर्वलेट यहाँ स्टोर करेगा वो S2 भी यूज़ कर सकता है, समझ में। बस कुकी के थ्रू ये सेशन HTTP सेशन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो सके, कुकी डिलीट ना हो जे सेशन आईडी वाली। तो ये हम लोग पूरे अक्रॉस द सर्वलेट्स, जितने भी सर्वलेट हैं, ये HTTP सेशन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी दैट। हम यहाँ पे आते हैं और हम क्या करते हैं, जब हमारा सर्वलेट 1 चल रहा है, कुकीज़ तो सेट ही हो रही हैं, कुकीज़ के साथ साथ मैं यहाँ पे सेशन, HTTP सेशन में भी कोई वैल्यू रखूँगा, HTTP सेशन में कोई वैल्यू रखूँगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए, सेशन का ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे request.getSession। जैसे हम request.getSession करेंगे, हमें एक सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, आई थिंक एग्जैक्टली इंपोर्ट कर लो, तो ये सेशन का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। अब इस सेशन का ऑब्जेक्ट में डेटा रखने के लिए हम यूज़ करेंगे session.setAttribute, और हम की डालेंगे देन वैल्यू डालेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट सर्वर पे ही ऑब्जेक्ट में डेटा सेट होगा, सर्वर पे ही ऑब्जेक्ट में डेटा सेट होगा। तो यहाँ पे सपोज हम रख देते हैं यूज़र आईडी नेम हो गया था, लेट्स सपोज यूज़र की, और यूज़र की में कुछ डाल देते हैं रैंडम यूज़र की, ये उसकी वैल्यू है। और एट्रीब्यूट अगेन जितने मर्जी उतने एट्रीब्यूट सेट कर दो, अभी मैं एक ही एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ। देन इसमें भी हम ये सेट कर सकते हैं कि ये सेशन कितनी देर तक, मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, इसमें भी हम सेट कर सकते हैं ये चीज़। तो मैक्स इनएक्टिव इंटरवल क्या है, देखो, स्पेसिफाइड द टाइम इन सेकंड बिटवीन द क्लाइंट रिक्वेस्ट बिफोर सर्वलेट कंटेनर इनवैलिडेट देयर सेशन, मतलब कितने देर तक क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करता है इस सेशन को हटा दिया जाए, वो चीज़ आप यहाँ पास करते हो। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, सेकंड में पास करना था, तो मैंने यहाँ पास कर दिया है, देखो 10 × 60 मतलब 10 मिनट मैंने पास कर दिया कि 10 मिनट तक अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं भेजता है तो सेशन को आप हटा दीजिएगा, ठीक है। अगेन बस आप सेशन में डेटा जा चुका है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट करते हो ना, तो ये देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो, जो वैल्यू है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको इमेज रखना हो, कुछ भी रखना हो, यूज़र का ऑब्जेक्ट रखना हो, तो वो सब चीज़ रख सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स डिलीट दिस, ठीक है। नाउ अब हम सर्वलेट 2 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं यार, यूज़र इसका कुछ और, इसकी का नाम कुछ और रख देते हैं, यूज़र नेम आईडी हो चुका है, यूज़र पासवर्ड तो रखना नहीं चाहिए, यूज़र सीक्रेट रख देते हैं, सीक्रेट। और सीक्रेट में कुछ, हाँ, एक आईडी जनरेट कर दें क्या, यू आईडी
डॉट रैंडम UID डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, परफेक्ट। तो यूज़र सीक्रेट मैंने रख दिया। अब इसको हम फेच कर सकते हैं कहीं से भी, हम अपने इस सर्वलेट पे भी फेच कर सकते हैं। तो हम लास्ट में फेच करते हैं यूज़र यहाँ पे, ये चलो यहाँ फेच कर लेते हैं। ठीक है, अगेन हम यूज़ करेंगे सेशन डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, गेट सेशन हमें मिल जाए एंड देन फाइनली सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और हमें यहाँ पे यूज़र सीक्रेट चाहिए तो मैं स्ट्रिंग में सीक्रेट को डाल दूंगा। और इसे हमें टाइपकास्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न ये ऑब्जेक्ट करता है, तो हमें उसी टाइप में टाइपकास्ट करना पड़ेगा जो टाइप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके नाउ अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यूज़र इज़ प्रेजेंट है, अगर यूज़र प्रेजेंट है तभी मैं प्रिंट करूँगा। तो हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट में ही कंटेंट डॉट अपेंड कर देते हैं। ठीक है, अपेंड कर देंगे क्या, H3 सीक्रेट। ठीक है, हम सीक्रेट को अपेंड कर रहे हैं, H1 में ही अपेंड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, एंड देन इसको फॉर्मेट करके डेटा को पुश कर दीजिए डॉट फॉर्मेट, एंड देन फाइनली हम यहाँ पे सीक्रेट एंड हियर वी गो। आई थिंक सी को हटा दो बस। तो हम सेशन में भी डेटा सेट कर दे, सेशन से भी डेटा निकाल सकते हैं। ये सेशन तब तक अवेलेबल रहेगा फॉर द रिक्वेस्ट जब तक JSON ID होती है, तब तक आइडेंटिफाई कर पाएगा सर्वर कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर क्लाइंट का है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको सब चीज़, क्या टेंशन लेगा। तो अभी हमारे पास, मैं सारी कुकी को हटा देता हूँ, सारी कुकी को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दो इसको भी और इसको भी। तो हुआ क्या, जैसे आप रिफ्रेश करोगे, आप इस क्लाइंट के लिए एक सर्वर पे मेंटेन हो गया है HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग गेट कर सकते हैं सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन से, एंड देन उसके ऊपर हम लोग डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ID आ चुकी है उसकी क्लाइंट पे। अब हम लोग चलेंगे सर्वलेट 1 पे। सर्वलेट 1 कुकी क्रिएट हो चुकी है, कुकी भी क्रिएट हो चुकी है, तो कुकी यहाँ पे आ चुकी है, और सर्वर पे HTTP सेशन के अंदर सीक्रेट स्टोर हो गया होगा, और उस HTTP सेशन का जो सेशन ID है वो ये वाली है। तो सर्वलेट 2 को मैं चला के देख लेता हूँ। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रही। ठीक है, सो ये जो ID ये की आ रही है वो हमारी कुकी से आ रही है, ये कुकी ऐसे आ रही है, बट ये हमारे HTTP सेशन से आ रही है। इंटरेस्टिंगली क्या है, थोड़ा सा मैं इसको और मैनेज कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं हम लोग। होम पेज पे जहाँ पे फीडबैक है ना, यहाँ पे मैं 2 बटन दे देता हूँ, एक सर्वलेट 1 के लिए, एक सर्वलेट 2 के लिए। तो हम लोग कहते हैं ये सर्वलेट, सॉरी ये इससे चलेगा सर्वलेट 1 और इससे चलेगा सर्वलेट 2। ठीक है, एंड फाइनली लिख देते हैं सर्वलेट 1 गो टू सर्वलेट 1 एंड लिख देते हैं गो टू सर्वलेट 2, जिससे हम डायरेक्टली जा सकें गो टू सर्वलेट 2, और ऊपर 1 कर देते हैं, भूल गया मैं, आई थिंक 1 लिखना। ठीक है, तो होगा क्या कि अब होम पेज पे हमें यस हमारे पास दिख रहा है। चाहो तो हम पैडिंग दे सकते हैं हल्का हल्का। ठीक है, चलो पैडिंग दे देते हैं हल्का हल्का, क्लास या मार्जिन दे दो, मार्जिन ऑफ 5 दे दो यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ 5 दे दो। ठीक है, दोनों बटन्स के बीच में मार्जिन होना चाहिए। यस, मार्जिन है। एंड एक चीज़ गड़बड़ हो गया, आई थिंक एग्जैक्टली हमारे पास क्लासेस ऑलरेडी हैं, तो हमें अलग से क्लासेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन पुट द मार्जिन हियर इटसेल्फ, तो हम यहाँ पे ही मार्जिन लगा देते हैं। ठीक है, और इन क्लासेस को हटा दीजिए, अदरवाइज बाकी क्लासेस नहीं चलेंगी जो इस पे लगी हुई हैं। तो ठीक है यार, ठीक है, और लेट्स सी, रिफ्रेश कर लो। यस, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में जाके पूरा वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं परफॉर्मेंस पे नहीं, एप्लीकेशन पे, यहाँ पे कुकीज़ पे आप देखो हमारे पास 3 कुकीज़ हैं अवेलेबल। चाहो तो आप डिलीट करके चेक कर लो। ठीक है, सो जैसे आप सर्वलेट 1 पे गए, यस 3 कुकीज़ हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। एक कुकी JSession ID को मैनेज कर रही है। ये JSession ID मतलब बैकएंड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की ID क्या है, HTTP सेशन के ऑब्जेक्ट की ID क्या है। बाकी यूज़र ID यूज़र नेम आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सर्वलेट 2 पे जाते हैं तो आप देखो यूज़र हमारे पास ये है और ये इस पर्टिकुलर क्लाइंट की सीक्रेट है, सेशन सीक्रेट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, जैसे सपोज अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे चेक करें, तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। URL ले आते हैं अपने होम पेज का, कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ। यस, इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंसोल के बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर हमें कहाँ देखने को मिलेगा कुकीज़। ओके, सो इसमें हमें मेमोरी के अंदर आई थिंक, भाई फायरफॉक्स के अंदर कहाँ है यार, आई डोंट नो। स्टोरेज में है, एग्जैक्टली स्टोरेज में है। तो आप देखो कुकीज़ हमारे पास कुछ कुकीज़ हैं। हमारे पास CSRF टोकन की कुकी आ रही है, सेशन जेनकिंस आई थिंक, हाँ एक हमारे पास JSession ID आ रही है। तो इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट ऑल। ठीक है, परफेक्ट। रिफ्रेश करेंगे, कुकीज़ पे चलेंगे एंड हमारे पास सिर्फ JSession ID आ रही है। अब ये वाली JSession ID दूसरी होगी क्योंकि क्लाइंट दूसरा है। ठीक है, ये वाला क्लाइंट फायरफॉक्स है। तो जैसे हम सर्वलेट 1 पे क्लिक करेंगे
आप देखो कुकी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास देखो रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई है और कुकी आ चुकी है हमारी, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, होस्ट ओनली, HTTP ओनली, बहुत सारी आ रही है, कब क्रिएट हुई है, डोमेन क्या है इसका। अब अगर हम सर्वर 2 पे चलते हैं, बैक करें सर्वर 2 पे, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो आईडी है 7E से, ये सीक्रेट दूसरा है। और अगर हम यहाँ पे चलें तो आप देखोगे ये 4-5 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हर एक क्लाइंट के लिए एक HTTP सेशन है, उसके अंदर भी आप डेटा रख सकते हो सेशन को निकाल करके, एंड कुकी में के अंदर भी डेटा रख सकते हो। लेकिन सिक्योर क्या है, सिक्योर आपका कुकी नहीं है, सिक्योर आपका HTTP सेशन है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको डिलीट कर दें, इस जे सेशन को डिलीट कर दें, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए सेशन सीक्रेट नल हो गया। इसका मतलब जो बैकएंड के अंदर HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट था, उसी की सेशन आईडी यहाँ पे थी और आपने डिलीट कर दिया, तो आपका क्लाइंट कह सकते हो पहले अटैच था, अब डी अटैच्ड हो गया। मतलब अब सर्वर को नहीं पता चला होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले क्लाइंट से अटैच्ड है या आईडी यहाँ से गई नहीं सेशन आईडी। तो सर्वर ने क्या किया, नया सेशन क्रिएट कर दिया इसके लिए, और वो वाला सेशन अब गया आपका, उसके अंदर आईडी थी, वो अपने टाइम के बाद अपने आप से इनवैलिडेट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है कि जैसे ही आप इस क्लाइंट, ये देखिए ये आईडी जब तक जा रही है कुकी के अंदर, ये वाली आईडी, तब तक बैकएंड में जो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है उसको पता चल जा रहा है कि अच्छा ये सेशन आईडी वाला ऑब्जेक्ट इस वाले क्लाइंट का है, तो यहाँ पे यूज़ हो जा रहा है। बट जैसे ही आप इसको डिलीट करोगे, डिलीट फ्रॉम लोकल होस्ट, आप देखोगे ये देखिए सारा डेटा यहाँ से जा चुका क्योंकि हमने कुकी भी यहाँ से डिलीट कर दी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने सेशन को। यही दोनों सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ तरीके हैं। अपने सीरीज़ के अंदर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस कर रखा है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रोजेक्ट्स, तो आप जाकर के कर सकते हो। और वो सीरीज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिए। एंड फाइनली अब हमारे पास 1-2 तरीके और होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक URL में भी आप डेटा भेज सकते हो, ठीक है। ये देखिए URL में भी आप डेटा भेज सकते हो, सेशन आईडी को कुकी में ना सेट करके URL में आप डेटा, ये हमारा पेज का URL है, देन आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर आप अपना की लिखो और फिर वैल्यू लिखो, फिर बाद में आप गेट पैरामीटर से उसको फैच कर सकते हो। तो URL में भी डेटा भेज सकते हो, जिसको बोलते हैं URL रीराइटिंग। बट URL में डेटा सबको दिखता है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट होगा, ये देखिए URL दिख रहा है, URL में क्या डेटा जा रहा है सब दिख रहा है, तो ये भी लेस सिक्योर होता है। एक हिडन फॉर्म फील्ड्स भी होता है, आप फॉर्म के अंदर डेटा छुपा सकते हो, वो भी होता है, तो भी ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आप यूट्यूब पे चले जाओ एंड आई थिंक आप डायरेक्टली सर्च कर लो यहाँ पे गूगल पे सर्वलेट एंड JSP इन हिंदी। ओके, सो ये वाली प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो। यहाँ पे डिटेल में मैंने सब चीज़ डिस्कस कर रखी है, कुकीज़ इन सर्वलेट, कुकीज़ एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, सब चीज़ डिस्कस कर रखा है। वाई टू ट्रैक सेशंस, हर चीज़ सेशन, इवन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, काफ़ी लोगों ने इसको देखा, आप जाकर के इसको देख लीजिए। विद प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, तो अगर आप इसको करोगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मैं रिकमेंड करूँगा एक बार देखो, एंड जो इंट्रोडक्शन क्रैश कोर्सेज उसको मैं ऊपर डाल दूँगा, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन अब नए वाला फॉलो करिए। ये थोड़ा सा पुरानी वीडियोज़ है, तो नए वाले कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करिए, और देन अब आप इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए। सेशन ट्रैकिंग क्या होता है, वाई टू ट्रैक सेशन, कुकीज़, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में कैसे हम फॉर्म वगैरह बनाएंगे, मटेरियलाइज CSS का कैसे यूज़ करेंगे, URL रीराइटिंग क्या होती है यहाँ पे देख सकते हो, URL रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या है, सेशन ट्रैकिंग यूजिंग HTTP सेशन, इंट्रोडक्शन टू JSP, बहुत सारी चीज़ मैंने कवर अप कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। GSTL वगैरह सब चीज़ कवर कर रखा है। ओके, सो अब हम लोग लास्ट टॉपिक अपने क्रैश कोर्स का पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझाना है, समझिए। सर्वलेट कॉन्फिग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे HTTP सेशन ऑब्जेक्ट है, वैसे ही सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसा समझिए कि हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है, दिस इज अ वेब एप्लीकेशन, ये जावा का वेब एप्लीकेशन है, जावा वेब एप्लीकेशन, जावा वेब ऐप हमारा है, एंड ये सिंगल ऐप है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये एप्लीकेशन इनिशियलाइज होता है, तो इस एप्लीकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, दैट इज़ अ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए, हमें थोड़ा सा छोटा बना दो, बट सही बनाओ। यस, हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक जावा वेब एप्लीकेशन के लिए देयर इज अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर ईच एप्लीकेशन देयर इज ओनली वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट या एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन कह सकते हो बनाने के लिए या रखने के लिए, कॉन्टेक्स्ट पाथ हुआ, रियल पाथ हुआ, ये सब चीज़ निकालने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, दैट इज अ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। फॉर ईच या पर वेब एप्लीकेशन देयर इज अ सिंगल सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर बनाते क्या हो, इसके अंदर आप सर्वलेट्स बनाते हो, तो आपने एक सर्वलेट बना दिया, तो हर एक सर्वलेट के लिए ऐसा बनाया, हर एक सर्वलेट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनता है,
दैट इज अ सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। सर्वलेट पर्टिकुलर सर्वलेट को की इन्फॉर्मेशंस वगैरह को रखने के लिए सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो सर्वलेट के लिए सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है। दूसरा सर्वलेट बनेगा तो हर एक सर्वलेट के लिए अपना खुद का सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट होता है, यस, ठीक है। तीसरा सर्वलेट बनेगा तो इसके लिए अलग सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई थिंक आप बात समझ गए कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन के लिए होता है, हर एक वेब एप्लीकेशन के लिए एक नया, और सर्वलेट कॉन्फिग हर एक सर्वलेट के लिए एक नया सर्वलेट कॉन्फिग होता है। सर्वलेट कॉन्फिग के लिए सर्वलेट कॉन्फिग एक्चुअली यूज़ होता है सर्वलेट को कोई इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए या कोई इनिशियलाइजेशन पैरामीटर भेजने के लिए। पर्टिकुलर किसी सर्वलेट को भेजना है तो हम सर्वलेट कॉन्फिग के थ्रू भेज सकते हैं, या सर्वलेट की इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पूरे वेब एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन रखता है, और पूरे वेब एप्लीकेशन में अगर कोई डेटा आपको भेजना है तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल दीजिए पैरामीटर, वो पैरामीटर सर्वलेट 1 2 3 सब एक्सेस कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई नेम डाल दिया, नेम इक्वल टू ऐप, तो ये ऐप तो सबके लिए है, ये ऐप इसके लिए भी है, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के लिए भी है, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के लिए भी है, एक ही ऑब्जेक्ट है तो कॉमन टू ऑल सर्वलेट। तो ये इसकी वैल्यू, नेम की वैल्यू सारे सर्वलेट एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे कोई डेटा डाल दिया v इक्वल टू 1, तो ये सिर्फ इसके अंदर डेटा है तो ये सिर्फ ये बंदा एक्सेस कर पाएगा। अगर आपने यहाँ डेटा डाल दिया x इक्वल टू 10, तो ये S2 सिर्फ एक्सेस कर सकता है। अगर S1 x की वैल्यू निकालेगा तो नल मिलेगी उसको। तो ये समझिए कि सर्वलेट कॉन्फिग के पास जो वैल्यू है वो एक्सेस होती है उसी सर्वलेट के द्वारा जिसका कॉन्फिग है वो, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। अब इन ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं सर्वलेट 1 के लिए एक वैल्यू डालता हूँ, सर्वलेट 2 के लिए भी एक वैल्यू डालता हूँ, और फिर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू डालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वैल्यू डालते हैं, आप प्रोग्रामेटिकली भी डाल सकते हो, पैरामीटर्स को सेट कर सकते हो, बट आप एक्सएमएल फाइल के थ्रू भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ। अगर हमें कोई सर्वलेट के अंदर वैल्यू डालनी है तो हम web.xml से डाल सकते हैं, कोई पैरामीटर डाल सकते हैं। web.xml कहाँ गया, वेब आईएनएफ के अंदर, वेब के अंदर यहाँ पे, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हमारा वेब एप्लीकेशन है। अगर हमें सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट परम, ठीक है। वेब ऐप के अंदर ही मैंने देखिए टैग लगाया है, ये वेब ऐप रिप्रेजेंट करता है हमारे एप्लीकेशन को। तो जो हम पैरामीटर डालने वाले कॉन्टेक्स्ट परम, ये कॉन्टेक्स्ट के लिए, इसीलिए इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट परम। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ पास करनी है। यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे नेम होगा इसका, चलो ऐप नेम, और नेम में डबल एम दब गया, गलत दब गया, ठीक है। एंड देन पैरामीटर वैल्यू, ऐप का नाम है फीडबैक ऐप, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है, दिस पैरामीटर इज एक्चुअली फॉर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। इसको हम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ एन इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फॉर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर हमें पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए भेजना है, तो अगर आप सपोज एक सर्वलेट बना रहे हो या सर्वलेट S1 S और 2 के लिए बना रहे हो, तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनानी होगी, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास रिक्वेस्ट 1 था ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे थी, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। हम लोग नेम, ये देखिए इनिट परम्स रख सकते हैं, यहाँ पे इनिट परम्स डाल सकते हैं यहाँ पे, एंड एग्जैक्टली द इनिट परम्स ऑफ द सर्वलेट यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, एरे के फॉर्मेट में। बट हम लोग एक्सएमएल यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए इनिट परम्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये एक एरे है तो एरे में इसको हम लोग डाल सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। बट मैं क्या करूँगा, अभी इसको हटा देते हैं, इसको हम इनिशियलाइज कर दें, कमेंट कर दो यार, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग अब बनाएंगे एक्सएमएल के थ्रू, सेम इसको भी एंड अपने इस वाले सर्वलेट को भी, ठीक है, और अपने web.xml के अंदर आ जाएंगे। दोनों सर्वलेट्स को बनाते हैं यहाँ पे। तो हम पहला सर्वलेट बनाएंगे, सर्वलेट टैग से सर्वलेट, एंड देन हम यूज़ करेंगे सर्वलेट नेम, और सर्वलेट नेम में मैं यूज़ करूँगा एक्चुअली सर्वलेट 1, एंड देन सर्वलेट क्लास। क्लास में हमें फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम चाहिए अपने इस वाले सर्वलेट का। तो सबसे पहले पैकेज चाहिए। सो लेट्स सी, दिस इज़ अ पैकेज, रिक्वेस्ट 1 सर्वलेट इसका नाम है। तो आ जाओ वापस, पैकेज डाल दो पहले, एंड देन रिक्वेस्ट 1 सर्वलेट। अब इसकी मैपिंग करनी है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सर्वलेट डैश मैपिंग में हमें सर्वलेट नेम बताना है, अगेन सर्वलेट नेम, और वो है हमारा सर्वलेट 1, ठीक है। देन हमें URL पैटर्न्स बताने हैं, तो URL पैटर्न्स में हम यूज़ करेंगे /सर्वलेट 1, ओके। ये चीज़ सर्वलेट 1 डिफाइन हो गया। अब अगर सर्वलेट 1 के पास अगर हमें कोई पैरामीटर भेजना है तो हम सर्वलेट 1 के अंदर वो पैरामीटर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे हम, इनिट पैरामीटर्स, एंड अगेन यहाँ पे हमें वही पैरामीटर नेम, ये हमें और ऐप या कोई वैल्यू है, सपोज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, दैट इज़ एक्चुअली या वैल्यू या यूज़र नेम डाल देते हैं,
एंड देन पैरम वैल्यू उसकी होगी, यूज़र नेम हो गया दुर्गेश, ठीक है। एंड देन अगेन इसी को कॉपी कर दें फॉर द सर्वलेट 2। सर्वलेट 2 के लिए अगेन हम यहाँ पे से सारी चीज़ें कॉपी करनी पड़ेगी फॉर द सर्वलेट 2, पेस्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं डेटा सर्वलेट 2 के लिए। सर्वलेट 2 सर्वलेट का नाम होगा और रिक्वेस्ट टू सर्वलेट क्लास होगी, रिक्वेस्ट टू सर्वलेट। एंड पैरामीटर्स में यहाँ पे यूज़र नेम के बाद मैं यहाँ पे यूज़र ईमेल डालूंगा फॉर द सर्वलेट 2, ठीक है, durgesh@gmail.com। एंड बाकी मैपिंग सर्वलेट 2 की कर रहे हैं हम लोग, सर्वलेट 2। तो एग्जैक्टली हमारी मैपिंग्स हो गई, दोनों सर्वलेट हमने इस हिसाब से डिफाइन कर दिए अपने XML फाइल के थ्रू। अब हम रन करेंगे, लेट्स रन आवर एप्लीकेशन, देखते हैं सर्वलेट 1 2 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद पैरामीटर्स को गेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। गलत जगह गलत पैरामीटर एक्सेस कर लोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो सर्वलेट चल रहा है, परफेक्ट, ये सर्वलेट भी चल रहा है एंड हमारा सर्वलेट 2 भी चल रहा है, परफेक्ट, ठीक है। अब हम निकालते हैं सर्वलेट 1 के अंदर चलते हैं हम लोग सर्वलेट रिक्वेस्ट 1 के अंदर यहाँ पे। एंड हम यहाँ पे पैरामीटर्स को फेच करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले अपने खुद का पैरामीटर फेच करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट सर्वलेट कॉन्फिग, हमें सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड कर देता है, तो हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यस, सर्वलेट कॉन्फिग मिल चुका है। अगर आपको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉन्फिग पे भी कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हो। सर्वलेट कॉन्फिग डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सर्वलेट कॉन्फिग और कॉन्टेक्स्ट दोनों मिल गया। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का डेटा निकालना है तो आप यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इनिट पैरामीटर और अपने पैरामीटर का नाम डाल दीजिए, जो था हमारा ऐप नेम आई थिंक था, ठीक है, एग्जैक्टली ऐप नेम था। तो हम चलते हैं यहाँ पे ऐप अंडरस्कोर नेम, तो हमें यहाँ पे ये देखें इनिट पैरामीटर मिल चुका है एंड दिस इज एक्चुअली ऐप नेम एंड देन अगर हमें अपने सर्वलेट कॉन्फिग वाला निकालना है तो हम कॉन्फिग यूज़ करेंगे, सर्वलेट कॉन्फिग डॉट गेट पैरामीटर एंड इन दिस केस हम यूज़ करेंगे यूज़र नेम। तो हमारे पास ये मिल गया यूज़र नेम। अब हम दोनों को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट प्रिंट अगेन, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, या लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट परम, कॉन्टेक्ट परम्स, और कॉन्टेक्स्ट परम में हमें जो वैल्यू मिली है दैट इज़ एक्चुअली ऐप नेम, तो हम यहाँ पे उसको डालेंगे %s। उसके नीचे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे निकालना है यूज़र नेम दैट इज एक्चुअली इनिट परम, जिसको हम बोलते हैं इनिट परम, जो कि है सर्वलेट स्पेसिफिक कॉन्फिग के अंदर निकाला है हमने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे h1 इनिट परम और दैट इज़ %s h1, ठीक है। ये प्रिंट कर दिया मैंने। सेम मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ फॉलो करता हूँ अपने सर्वलेट 2 के पास। तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपको कॉपी करनी होगी, ये डेटा कॉपी कर लो, 2 के पास आ जाओ, 2 में भी आप निकाल लो, कहीं भी यहाँ निकाल लो, क्या दिक्कत, ठीक है। अगेन ऐप नेम निकालना है, यूज़र नेम की जगह हम यहाँ पे यूज़र क्या था भाई, सर्वलेट 2 के अंदर मैंने क्या डाला था, सर्वलेट 2 के अंदर मैंने यूज़र ईमेल डाल रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जब फेच करेंगे तो यहाँ पे यूज़र ईमेल डालेंगे और ये हमारा यूज़र ईमेल हो जाएगा। एंड अगेन जब प्रिंट कर रहे होंगे तो हम ये प्रिंट कर रहे होंगे सर्वलेट 2 के अंदर यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ नॉर्मल, सॉरी कॉपी नहीं हो पाया सही से आई थिंक, एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखते हैं चल के, तो यहाँ पे आ जाते हैं, सर्वलेट 1 पे जाते हैं। ओके, सो हम लोग ने फॉर्मेट नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाओ, डॉट फॉर्मेटेड, और पहले डाल देते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट परम में ऐप नेम, देन डाल देते हैं यूज़र ईमेल। सेम फॉलो करते हैं यहाँ पे भी, डॉट फॉर्मेटेड, पहले डाल देते हैं ऐप नेम कॉमा यूज़र नेम, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं वैल्यू निकल रही कि नहीं निकल रही, एक बार रीलोड हो जाए हमारा एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, सो आप देखो यहाँ पे सर्वलेट 1 पे गए तो आप देखो ये कॉन्टेक्स्ट परम मतलब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर से इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को फेच कर रहा है, फीडबैक ऐप, ये आपने web.xml के अंदर दे रखा है। इनिट परम में दुर्गेश आ रहा है, दैट इज़ अ यूज़र नेम जो हमने सर्वलेट 1 को दिया था, और ये निकला है कॉन्फिग की हेल्प से। अगर यहाँ आ जाते हैं तो आप देखो एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट परम में सेम जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने डेटा डाला था कॉन्टेक्स्ट परम की हेल्प से सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो दोनों सर्वलेट एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। इनिट परम में यहाँ पे ईमेल एक्सेस हो रहा है क्योंकि ईमेल एज अ इनिट परम मैंने डाला था सर्वलेट 2 के अंदर। बट अगर कोई उल्टा एक्सेस करने की कोशिश करेगा, सपोज सर्वलेट 2 सर्वलेट 1 की वैल्यू एक्सेस कर रहा है, यूज़र सर्वलेट 1 सर्वलेट 2 की वैल्यू एक्सेस कर रहा है यूज़र ईमेल को, अब देखना है एक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इट इज़ एक्चुअली इनिशियलाइजेशन पैरामीटर जो कि एक्सेस होगा सर्वलेट कॉन्फिग के थ्रू, ठीक है। और ये दूसरे कॉन्फिग का डेटा एक्सेस कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ,
यहाँ जाऊँ तो ये देखो इनिट पर में नल आ रहा है क्योंकि ये एक्सेस कर रहा था सर्वर 2 के कॉन्फिग से डेटा जो कि इंस्टॉलेशन पैरामीटर था। बाकी सर्वर 2 तो चल ही रहा होगा। यस, देख सकते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। वहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। ये पूरा ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वाले पूरे नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रोग्रामेटिकली कैसे करते हैं ये देखो, पैरामीटर्स को फैच करने के लिए गेट इनिट पैरामीटर यूज़ कर सकते हो और गेट एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हो, रियल पाथ वगैरह निकाल सकते हो। ये एक्चुअली सर्वर कॉन्टेक्स्ट का डेटा है। डिफिनेशन एक बार देख लो, सर्वर कॉन्टेक्स्ट इज एन इंटरफेस दैट प्रोवाइडेड बाय सर्वर कंटेनर टू कम्युनिकेट विद अ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए होता है। इसका इसको पूरे एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल होता है, ठीक है, एक ही होता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं यू विल फाइंड हियर, मैंने भी बता दिया। सर्वलेट कॉन्फिग क्या है? सर्वलेट कॉन्फिग इज एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड सर्वलेट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। मतलब सर्वलेट स्पेसिफिक, हर एक सर्वलेट का एक सर्वलेट स्पेसिफिक, ठीक है। बाकी इसका पर्पस है कि आपको कोई इंस्टॉलेशन पैरामीटर लाना है web.xml से, जैसे मैंने आपको ला के दिखाया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो 2 वीडियो को मिला करके हमने सर्वलेट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बाकी अगर डिटेल में आपको चाहिए तो आप वीडियो प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो। बाकी अगर आपने प्रीमियम कोर्सेज नहीं एक्सेस किए तो यार हमने 2 बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। एक तो हमारा लाइव बैच चल रहा है स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस का, दूसरा हमारा फ्रंट एंड रिएक्ट जो कि 12 तारीख से 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हो। और अभी स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा ढेर सारा कूपन कोड्स मिल जाएंगे, तो आप बहुत सस्ते में कोर्सेज को कर सकते हो और आप चीज़ें सीख सकते हो तगड़ी। अब सीखने में आपको नोट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर डाउट सेशन डेली होंगे, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे क्लास में। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपको इस तरह से वीडियो चाहिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।